टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद मैक्रो इकोनॉमिक्स सिलेबस और सबसे पहला चैप्टर आपका नेशनल इनकम। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इन डिटेल एंड इन अ वेरी स्पेशल वे, जिससे आपको ये चैप्टर बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। मार्क माई वर्ड्स गाइस, आप अगर इस वीडियो से नेशनल इनकम को पढ़ रहे हो तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे हर कॉन्सेप्ट आपको, एंड दिस चैप्टर विल बिकम योर फेवरेट चैप्टर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम नेशनल इनकम को। हर एक कॉन्सेप्ट को एज पर आवर सिलेबस हम देखने वाले हैं और सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये मैं गारंटी से कह रही हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो और अगर आपने मेरे चैनल सिमरन सहानी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फर्दर वीडियोस जो मैं बनाने वाली हूँ इकोनॉमिक्स की। एंड मैं अपने चैनल पे सिर्फ क्लास 12 के जो है इकोनॉमिक्स ही नहीं पढ़ाने वाली हूँ, मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स और भी पढ़ाती हूँ, जैसे इंग्लिश एंड ह्यूमैनिटीज के सभी सब्जेक्ट। सो यू कैन गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। चलो अब स्टार्ट क्या करना है, हमें पढ़ना है नेशनल इनकम। तो सबसे पहले हम जो है चैप्टर के ना, सबसे पहले चैप्टर का नाम समझा करो, क्या है नेशनल मतलब क्या हुआ नेशन, इनकम मतलब क्या कमाई। तो बेसिकली क्या जानना है, हमें पूरी दुनिया की कमाई नहीं जाननी, हमें खाली अपने घर की कमाई नहीं जाननी कि तुम्हारे पापा जी कितना कमा रहे हैं, तुम्हारी मम्मा कितना कमा रही है, तुम आने वाले समय में कितना कमा, नहीं, हम अपने पूरे देश की कमाई जानेंगे यहाँ पे कि हमारे पूरे देश की कमाई कितनी होती है। तो भाई अब ये जानने के लिए क्या फॉर्मूला लगाना है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या क्या बारीकियों को समझना है, सब डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो पहली चीज जो आपको समझनी है नेशनल इनकम समझने के लिए कि भाई ये समझो कि इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं। वी हैव माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो ना, हमने 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है आप लोगों ने, तो भाई माइक्रो में क्यों नहीं पढ़ते नेशनल इनकम कैलकुलेट करना, माइक्रो में क्यों नहीं पढ़े, मैक्रो में ही क्यों पढ़े। बिकॉज गाइस मैक्रो इकोनॉमिक्स में ना हम लार्ज नंबर वाली चीजों को पढ़ते हैं, जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का नाम मतलब समझते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड कि मैक्रो में ही क्यों हम, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में थिंकिंग बेस्ड, दैट क्यों हम नेशनल इनकम को माइक्रो में क्यों नहीं पढ़ते, मैक्रो में ही क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही कॉन्सेप्ट है। लेट्स स्टडी व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहला हमारा आता है इसमें कॉन्सेप्ट जो हमें समझना है, दैट व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है, तो ये याद रखो दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसका नाम में ही इसका मीनिंग छुपा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है, ये मैक्रो जो है ये मैक्रोस से निकला है, जो एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है लार्ज। यानी कि जब हम इकोनॉमिक्स तो पता है ना, इकोनॉमी के बारे में पढ़ोगे, मैक्रो आगे तो ना लार्ज नंबर ऑफ पीपल को जो जिसके ऊपर ध्यान जाएगा, वो वाली इकोनॉमिक्स हम पढ़ने वाले हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स कंबाइंड टुगेदर। यानी कि इसमें पूरी दुनिया के, मान लो आप, या अगर नेशनल इनकम की बात करें हम तो पूरे देश की इकोनॉमी की बात करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप मेरी इनकम की बात कर सकते हो, मैं कितना कमा रही हूँ, तुम्हारे पिताजी कितना कमा रहे हैं, सिंगल इंसान की इनकम की हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरे देश की इनकम की वी विल स्टडी। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, यानी कि बहुत सारे लोगों की जो है हम यहाँ पे लेकर चलते हैं। सिस्टम ऑफ अ होल, कुछ भी आप मेंशन करते हैं, ये सब रिपीटेड है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, जब हम लार्ज क्वांटिटी, जैसे कि अगर हम ना, जैसे उसमें माइक्रो में हम पढ़ते हैं डिमांड और सप्लाई पढ़ते हैं हम, इसमें हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पढ़ते हैं। एक चैप्टर आएगा आपको उसमें पढ़ोगे। क्यों, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक जने के डिमांड देखते हैं, भैया मेरे को मेरे घर में चावल की कितनी डिमांड है, मेरे पर्सन मेरे एक हाउस होल्ड के अंदर, तो वो हम माइक्रो में पढ़ लेंगे। पर पूरी दुनिया में मान लो, या पूरे आपके एक शहर के अंदर, पूरे आपके एक नेशन के अंदर चावल की कितनी डिमांड है, लार्ज क्वांटिटी में पढ़ेंगे तो वो मैक्रो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही डिफरेंस है हमारा माइक्रो मैक्रो का, और इसलिए हम नेशनल इनकम मैक्रो में पढ़े हैं, बिकॉज नेशनल इनकम क्या पूरे देश के इतने सारे लोगों की इनकम जाने, इसलिए हम इसे जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको लर्न करना है क्वेश्चन, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से मैक्रो से, जिसका मतलब है लार्ज। ठीक है, ये कौन सी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, जो बिहेवियर ऑफ ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स कंबाइंड टुगेदर देखती है। इट स्टडीज नेशनल एग्रीगेट्स, नेशनल एग्रीगेट्स इसमें हम पढ़ते हैं, जैसे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम। ठीक है, मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज टू डिटरमाइन, क्या सब्जेक्ट मैटर है, क्यों पढ़ रहे हो आप ये मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये पूरी किताब समझो आप, इससे क्यों पढ़े हो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स, टू डिटरमाइन इनकम एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी, पूरे के पूरे कंट्री की इनकम, उसका लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जानने के लिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप काफी प्रॉब्लम्स भी पढ़ते हो, जैसे इन्फ्लेशन,
महंगाई हो गई तो महंगाई खाली मेरे लिए थोड़ी होगी या खाली मेरे किसी एक जने के लिए थोड़ी होगी, नहीं, पूरी आपके पूरे देश के लिए होगी, तो वो मैक्रो में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट है तो अनएम्प्लॉयमेंट से खाली एक जने को तो फर्क नहीं पड़ेगा, पूरे देश को पड़ेगा। तो दैट्स वाई हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या चीज़ें पढ़ती है, एक सिंपल सी डेफिनेशन मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करो मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो स्टडी करती है बिहेवियर ऑफ इकोनॉमीज फॉर होल, और उसके 2 एग्जाम्पल आप लिख दो। क्या इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल, जो आपके चैप्टर के नाम है ना मैक्रो इकोनॉमिक्स के, वही उसके एग्जाम्पल हो गए। तो अब आपको समझ में आ चुका है कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही नेशनल इनकम को क्यों पढ़ते हैं एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उसके मेन टूल्स क्या है, क्या पर्पस है मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने का, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द कॉन्सेप्ट्स जो आपको नेशनल इनकम समझने में सबसे ज्यादा काम आने वाले। पहला कॉन्सेप्ट जो हमें समझना है वो है स्टॉक एंड फ्लो का कॉन्सेप्ट। स्टॉक मतलब से ही समझ सकते हो, नाम से समझो। स्टॉक क्या हुआ, एक स्टॉक कैसा होता है भैया, एक कमरा है उसमें बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रखी हुई है, उसे हम स्टॉक कहते हैं। तो वो रुका हुआ से ऐसे दिमाग में इमेजिन करो, पिक्चर बनाओ दिमाग में, कह रही हूँ स्टॉक कर रखा है तुमने कोई चीज़, भाई तुम्हारे पे तो बहुत सारे पैसा है, तुमने कुछ चीज़ें बहुत सारे चावल खरीद के स्टॉक कर दिए गोडाउन के अंदर, तो वो रुके हुए हैं ना वहाँ पे, ठीक है। अब फ्लो को इमेजिन करो। फ्लो इमेजिन करते क्या आता है, कुछ चीज़ बहती हुई आती है, रिवर का फ्लो होता है, जैसे फ्लो हो गया हमारा। तो जैसे ही पिक्चर बनाओगे वैसे ही सब कुछ बहुत इजी हो जाएगा। तो अब स्टॉक और जो है फ्लो का डिफरेंस समझते हैं। तो स्टॉक रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ जब भी हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे तो आप बार मैं बोलूँगी ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ये फ्लो कॉन्सेप्ट, तो आपको तब समझ में आएगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो स्टॉक उस वेरिएबल को कहते हैं जिसको हम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कंसिडर करते हैं। जैसे कि तुम्हारी पानी की टंकी में जितना पानी है इस समय पे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, वो कितना है, स्टॉक ऑफ वाटर इन योर वाटर टैंक, ठीक है। तो स्टॉक मतलब क्या, जो रुका हुआ कॉन्सेप्ट होता है कि भाई इस समय पे कितना पानी है, इस समय पे आज के दिन पे, मैं कह रही हूँ आज की डेट पे हमारे देश की पॉपुलेशन, बस आज की डेट पे, कल की बात नहीं करूँ, बस आज की डेट पे हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, आज की डेट पे तुम्हारे गोडाउन में कितने चावल पड़े हैं। तो ये क्या हो गया आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है। और वहीं पे फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है, फ्लो रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि इसमें पीरियड ऑफ टाइम आ जाता है फ्लो के अंदर। क्या कि एक पीरियड से दूसरे पीरियड में, इतने से इतने दिनों के बीच में क्या रहा, इतने से एक साल से दूसरे साल में मूव करते हुए देश की पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, इतने से इतनी देर के अंदर क्या चीज़ हुई, वो आता है आपका फ्लो कॉन्सेप्ट में। तो स्टॉक कॉन्सेप्ट में हम ठहरे हुए कॉन्सेप्ट को देखते हैं और फ्लो कॉन्सेप्ट में हम क्या देखते हैं, जो चीज़ चल रही है, ठीक है। तो स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशनल, स्टॉक में कोई टाइम नहीं होता, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम की हम बात कर रहे होते हैं, इसलिए आप इसमें लिखोगे इट डज नॉट हैव एनी टाइम डायमेंशन, इट इज मेजर्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। इसका पानी की टंकी से एग्जांपल ले लो, तुम्हारी पानी की टंकी में कितना पानी है इस समय पे, वो स्टॉक है उसका, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कितना, भाई शाम को 7 बजे 500 लीटर पानी है उसके अंदर, बस शाम के 7 बजे की बात करूँ। अगर मैं कह रही हूँ 7 से 9 में कितना पानी था, तो वो फ्लो में चला जाएगा, ठीक है। वहीं पे फ्लो क्या है, फ्लो इज टाइम डायमेंशनल, इट इज मेजर्ड पर आवर पे मेजर करा जाता है, ये पर मंथ पे और पर ईयर पे। जैसे इसको आप डिस्टेंस और स्पीड से भी ले सकते हो। डिस्टेंस एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, भाई यहाँ से मेरठ से लेकर, अब मैं कह रही हूँ कि दिल्ली तक का डिस्टेंस इक्वल ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा, बट मेरठ से लेकर दिल्ली तक अगर आप गाड़ी में जा रहे हो तो उसकी स्पीड वेरी करेगी। तो स्पीड एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, डिस्टेंस एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट इसका डिफरेंस में आप क्या देखते हो, स्टॉक इम्पैक्ट्स द फ्लो, स्टॉक इम्पैक्ट करता है फ्लो को, जितना ज़्यादा आपका स्टॉक होगा उतना बढ़िया आपका फ्लो होगा। जैसे तुम्हारे गोडाउन में बहुत चावल है तो उतनी उनकी सेल होगी, उतना उसका फ्लो होगा। तो स्टॉक इम्पैक्ट्स द फ्लो, ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल ग्रेटर इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये लाइन समझे, जितना अच्छा स्टॉक होगा उतनी अच्छी फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विस होगी। यहाँ पे मैंने गुड मान लिया, मेरे पास बहुत सारे चावल है मेरे गोडाउन में, तो जितना ज़्यादा मेरा स्टॉक होगा उतना ज़्यादा फ्लो ऑफ सर्विस होगी, फ्लो ऑफ गुड होगा, यानी कि चावल तो गुड हो गया ना, उतना ज़्यादा मैं चावल को बेच पाऊंगी। एंड यहीं पर अगर इसका उल्टा करना हो, फ्लो में करना हो हमें, तो फ्लो इम्पैक्ट्स द स्टॉक, ग्रेटर द फ्लो ऑफ इनकम ग्रेटर इज द स्टॉक ऑफ वेल्थ विद इन द पीपल, यानी कि जितना अच्छा फ्लो होगा उतना लोग पैसा कमाएंगे, उतना स्टॉक भी इकट्ठा कर पाएंगे। अब मेरे चावल की सेल बहुत अच्छी हुई, बहुत बढ़िया बिके वो, तो उतनी कमाई होगी मेरी ज़्यादा और अगला स्टॉक में उससे खरीद पाऊंगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। डर इसमें जो है एग्जाम्पल में क्या आ गया आपका, अब मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे कि वेल्थ, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इन 2021, हमारे देश की पॉपुलेशन 2021 में, पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं ना, ये तो नहीं मैंने कहा 2021 से 24 में कितनी, नहीं, एक साल की बात हो रही है यहाँ पे। 2021 में कितनी थी, 2021 में जी इतनी थी, ठीक है। राइस स्टोर्ड इन अ गोडाउन, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा। और क्या है, फ्लो का एग्जाम्पल में क्या आएगा, फ्लो के एग्जाम्पल में स्पीड, जैसे मैंने आपको बताया, स्पेंडिंग ऑफ मनी, जब आप खर्चा करते हो तो वो क्या है, वो फ्लो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और जो आपका अमाउंट ऑफ मनी है, तुम्हारी जेब में जितना पैसा है समय,
मैं कह रही हूँ तुम्हारी जेब में 1200 रुपये, तो वो क्या हो गया, वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, और जो तुम खर्चा कर रहे हो वो हो गया आपका फ्लो कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आप इसका देख लो, स्टॉक को हम एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट करते हैं, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, और डायनामिक मतलब जिसमें डायनामिक है, चेंजेस आ रहे हैं, तो फ्लो हो गया डायनामिक कॉन्सेप्ट। समझ गए स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस? डन, कंप्लीट, क्लियर है, ठीक है। इसका जो है आपको कोई स्क्रीनशॉट नहीं क्लिक करना, कोई नोट डाउन मत करो। नोट डाउन कर रहे हो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छे से समझ में आता है। अदरवाइज ये जितनी भी आपको मैं पढ़ा रही हूँ नोट्स, उनका मैंने एक बुकलेट बना दिया है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी लिंक भी गिवन है, वहाँ पे भी मैं सारे नोट्स अपलोड करती हूँ। बट फॉर द पीडीएफ, इफ़ यू वांट टू डाउनलोड पीडीएफ, तो गूगल ड्राइव से जाके डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। चलो अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इसमें। अब अगला आता है बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट हमारा, फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। ये आ गए, अब हम नेशनल इनकम के करीब आ रहे हैं उसको समझने के। फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। फाइनल मत समझ सकते हो, नाम से समझो, नाम में इसका मीनिंग फाइनल मतलब फाइनल है, फाइनल, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये गुड है, बस यूज कर लो इसको। इंटरमीडिएट मतलब इंटरमीडिएट, मीडिएट मतलब क्या हो, मीडियम, मीडियम आ गया ना, मीडियम मतलब बीच का होता है। तो ये गुड्स बीच के गुड्स होते हैं, इनमें कुछ काम करना अभी बाकी होता है, ठीक है। अब फाइनल गुड्स क्या होते हैं, तो देखो, दीज आर द गुड्स दैट आर यूज फॉर ईदर पर्सनल कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। फाइनल गुड वो गुड होते हैं या तो आप उन्हें अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज करते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूज करते हो। जैसे कि तुम गए दुकान पे, तुमने 10 रुपये दिए जो है शॉपकीपर को, और एक लेस का पैकेट लिया और खा लिया, तो वो लेस का पैकेट क्या हुआ, वो लेस का पैकेट तुम्हारा फाइनल गुड हुआ। उसने तुम्हें डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन दिया, तुम्हें भूख लगी थी, मन करा तो कुछ खाने, तुमने खरीदा, खा लिया, तो लेस का पैकेट क्या हुआ, एक फाइनल गुड हुआ, ठीक है। अब तुमने जो है क्या करा, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे कि भैया तुमने जो है एक कंपनी खोलनी है अपनी, ठीक है, तो उसके लिए तुमने बिल्डिंग बनवा दी, ठीक है, जिससे तुम उसमें काम करो, तो वो भी क्या है, तुम्हारा फाइनल गुड बन जाएगी। वो बिल्डिंग तुमने बनवा दी, तुम वहाँ पे काम करोगे। तुमने कोई मशीन खरीदी, ठीक है, तुम क्या बना रहे हो, तुम एक केक बनाते हो तुम, ठीक है, तो तुमने उसे बनाने के लिए एक ओवन खरीदा, तो वो क्या आएगा, वो फाइनल गुड हो गया, वो तुम्हारी डायरेक्टली जो तुम्हारी डिमांड है उसे जो है फुलफिल कर देगा। तुमने वो ओवन किस लिए खरीदा, केक बनाने के लिए, उसमें केक बन जाएगा। बट वो केक खरीदने का जो मैदा होगा, वो जो तुम लेकर आए हो, वो इंटरमीडिएट में जाएगा। क्यों जाएगा, अभी समझाऊंगी, पहले फाइनल पे फोकस करो। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स जो आपको डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे, डायरेक्टली आपकी जो डिमांड है उसको फुलफिल कर देंगे। तुम्हें भूख लग रही थी, चिप्स खरीदा, तुम्हारा पेट भर गया, फाइनल गुड है, ठीक है। अब तुम्हारे घर में चीनी खत्म हो गई थी, चाय में चीनी डालने के लिए चीनी चाहिए थी, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें दुकान भेजा, तुम 1 किलो चीनी लेकर आ गए, तो वो चीनी तुम्हारे घर के लिए क्या, फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज हुई, कंज्यूम कर ली तुमने चाय में मिला के, वो तो वो क्या हो गया, तुम्हारा फाइनल गुड। अब सपोज करो कि तुम्हारी एक शॉप है, तुम्हारी अपनी पर्सनल बेकरी है, उस बेकरी में तुम्हें पुडिंग बनानी है, उसके लिए तुम चीनी लेने गए हो 1 किलो, तो क्या वो फाइनल गुड होगी, नहीं, तब वो होगी हमारी इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि वो चीनी से अभी एक फर्दर प्रोडक्ट बनना है, वो चीनी पुडिंग बनाने के लिए या मैंने खीर बनाने के लिए यूज हो रही है, तो वो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, वहां पे पुडिंग है फाइनल प्रोडक्ट, ये उसका इंटरमीडिएट गुड माना जाएगा तब चीनी, जब तुम अपनी दुकान के लिए लेने जाओगे, बेकरी के लिए लेने जाओगे। तो यही है इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड का डिफरेंस। फाइनल गुड, ओवन फाइनल गुड क्यों हुआ, तुमने बेक कर लिया, उसमें उसने जो पर्पस था उसका कि बेक करके देना है, वो तो उसका पूरा हो गया ना। मशीनरी जो होती है, जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो अपने बिजनेस के अंदर कि मशीनरी हो, उसका बिल्डिंग हो गया, वो तो फाइनल गुड होता है। बट जो भी आप उस बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल लेकर आते हो, वो इंटरमीडिएट गुड। जैसे तुम्हारी फैक्ट्री हो, तुम टी शर्ट्स बनाते हो ये कॉटन की, तो उसमें जो मशीन लगाओगे तुम कॉटन की टी शर्ट बनाने की, वो मशीन तो फाइनल गुड होगी कि वो तुम्हारी टी शर्ट बना के देगी, बट वो टी शर्ट बनाने के लिए जो कपड़ा लेकर तुम आओगे, कॉटन का कपड़ा लाओगे, वो इंटरमीडिएट गुड है। समझ गए? तो मैं रीड करने से ज़्यादा तुम्हें इतने एग्जाम्पल्स दे के समझाना चाहती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में इमेजेस बने और फिर तुम्हें पता है फाइनल गुड, चीनी ली चाय बनाने के लिए, फाइनल गुड है क्योंकि बस यूज़ कर ली। चीनी ली मेरी बेक रही है उसके केक या पुडिंग बनाने के लिए, तो इंटरमीडिएट गुड है क्योंकि वो खाली चीनी थोड़ी कस्टमर को पकड़ा देंगे, नहीं उसे केक में मिलाएंगे, केक में मीठा करेंगे, केक को पुडिंग को तब देंगे ना, तो वो इंटरमीडिएट हो गया। ऐसे दिमाग में फोटो बना ली, आ गया सब समझ में। आप पढ़ो इसकी डेफिनेशंस, अब तुम्हें सब समझ में आएगा। तो फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर यूज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन, या तो पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज होते हैं, जैसे बेड परचेज बाय हाउस होल्ड। अब मैंने कहा ना तुमने अपने घर के लिए ली, तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, हाउस होल्ड। तुम्हारा हाउस है ना, हाउस होल्ड कहते हैं उसको, ठीक है। या फिर इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं।
कैपिटल फॉर्मेशन क्यों? क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करते हो, तुमने बेकिंग करने के लिए ओवन खरीदा, तो तुमने क्या करा? कैपिटल फॉर्म करी है अपने लिए, जो है तुमने पैसा कमाने के लिए कैपिटल फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहे हो आप, ठीक है। लाइक बिल्डिंग, लाइक मशीनरी परचेज बाय अ फर्म, इसमें आप लिख सकते हो जैसे ओवन परचेज बाय अ बेकर, या फिर इसमें आप लिख सकते हो प्लांट परचेज फॉर मेकिंग कॉटन टी शर्ट्स, कुछ भी लिख दो, मशीन जो है परचेज फॉर मेकिंग टी शर्ट्स, या सब कुछ कोई भी हो गया, ठीक है। तो कई बार ना काफ़ी लोग ना ये इन्वेस्टमेंट का नहीं समझते हैं कि क्यों फाइनल गुड्स में इन्वेस्टमेंट भी, कि इन्वेस्टमेंट के लिए कोई गुड खरीदा जाता है तो वो फाइनल में क्यों आता है। कई बार ये बच्चों को फिर आगे एग्जाम में ट्रिक क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज, कई बच्चे सोचे कि नहीं मशीन भी इंटरमीडिएट गुड होगी, नहीं, मशीन इज फाइनल गुड, क्योंकि वो जो उसका काम है वो करके देगी, वो टी शर्ट बना के देगी, वो केक बना के देगा, ठीक है। यहीं पर अगर हम इंटरमीडिएट गुड की बात करें, दीज आर गुड्स दैट आर यूज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, ये वो गुड्स है जो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज होते हैं। लाइक शुगर यूज फॉर मेकिंग स्वीट्स, जो शुगर यूज हो रही है स्वीट्स बनाने के लिए, वो क्या हो गई? हमारी इंटरमीडिएट गुड। वहीं पे जो शुगर आपने अपने घर के लिए खरीदी थी, वो क्या हो गई? वो फाइनल गुड हो गई। रीसेल इन द सेम ईयर, जैसे कि कोई आपने मतलब समझ लो कोई शोरूम है, उसने गाड़ी खरीदी, किस लिए खरीदी? कि वो इस साल भी उस गाड़ी को बेच देगा, तो वो भी इंटरमीडिएट गुड हो गई। क्यों? क्योंकि जो वो शोरूम वाले ने खरीदी अपने लिए थोड़ी खरीदी है, बेचने के लिए खरीदी है ना, तो वो हो गया आपका, क्या हो गया वो आपका? वो हो गया आपका इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। नाउ जो हमारे फाइनल गुड्स होते हैं, दे हैव अ डायरेक्ट डिमांड एज दे सेटिस्फाई द वांट डायरेक्टली, उनकी डायरेक्ट डिमांड होती है। चाय के लिए चीनी चाहिए, डायरेक्टली चीनी जाके खरीद ली, हो गई डायरेक्ट डिमांड। इनकी डिमांड जो होती है डिराइव डिमांड होती है, दे आर डिपेंडेंट फॉर फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड की डिमांड तभी होगी जब फाइनल गुड की डिमांड होगी, यानी कि चीनी की डिमांड होगी तो जो जैसे कि मतलब आप मानो, इसका मतलब ये है दे हैव डिराइव्ड डिमांड, दे डिपेंड्स ऑन द डिमांड फॉर फाइनल गुड। जितनी फाइनल गुड की डिमांड बढ़ेगी उतनी इंटरमीडिएट गुड की दुकान जो है डिमांड बढ़ेगी। जैसे कि आप मानो बहुत सब लोगों ने जो है आप मानो बहुत सारे चिप्स खाने शुरू कर दिए, चिप्स खा रहे हैं बहुत सारे। चिप्स किससे बनते हैं? आलू से बनते हैं। यहाँ पे आलू हमारा इंटरमीडिएट गुड होगा, तो पोटैटो की डिमांड भी इंक्रीज होगी अगर चिप्स की डिमांड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो जो फाइनल गुड की डिमांड पे इंटरमीडिएट गुड की डिमांड बढ़ती है, डिपेंड करती है। अब लोगों ने बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए, ये चिप्स विप्स खाना बहुत कम कर दिया, तो डेफिनेटली वो जो आलू की इतनी डिमांड से चिप्स बनाने के इंटरमीडिएट गुड था वो जब, तो उसकी डिमांड भी डिक्रीज होगी, ठीक है। अब ये जो हमारा वो होता है, ये जो हमारे फाइनल गुड्स होते हैं, दे आर इंक्लूडेड बोथ इन नेशनल इनकम में भी इंक्लूड होते हैं और डोमेस्टिक इनकम में भी। बट जो इंटरमीडिएट गुड होता है वो ना ही नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है ना ही डोमेस्टिक इनकम में। क्यों? क्योंकि इनमें अभी वैल्यू एडिशन होना होता है। दे हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन, फाइनल गुड प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके होते हैं। जैसे तुम इसको ना ऐसे समझो, ये प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन है, ये चीनी थी, चीनी से चाय बन गई, ये प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के बाहर आ गई। बट जो ये इंटरमीडिएट गुड होते हैं ये प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के अंदर ही होते हैं, क्योंकि अभी ये चीनी यूज की जा रही है चाय बनाने के लिए, ठीक है। तो दे आर विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन, दे क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन। फाइनल गुड्स को लिखना, दे आर रेडी टू बी यूज बाय द कस्टमर, ठीक है। वो फाइनल यूजर्स के लिए रेडी टू यूज होती है, कोई वैल्यू एडिशन नहीं करना होता। बट जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं ये रेडी फॉर यूज नहीं होते, इनमें अभी कोई ना कोई एडिशन करना होता है इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर। ओके जी, समझ गए? डन? क्लियर है? चलो अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपना कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। अब कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स क्या होते हैं ये समझते हैं। कंजम्पशन गुड्स लाइक फाइनल गुड आप समझ सकते हो, जो हमारी कंजम्पशन को सेटिस्फाई करते हैं, जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। दीज गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली, जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहे हैं वो कंजम्पशन गुड्स हो गए। जस्ट लाइक फाइनल गुड्स ही होते हैं। जैसे चिप्स खाना था, बाजार से जाके खरीदा, चिप्स ले आए, चिप्स हो गया आपका कंजम्पशन गुड, ठीक है। दे हैव डायरेक्ट डिमांड, इनकी डायरेक्ट डिमांड है। बहुत सारे कंजम्पशन गुड होते हैं हमारी मार्केट में, जैसे ये सारे कपड़े आप जो पहन रहे हो, फूड जो हो गया, ये भी आपने खरीदा टीवी देखने के लिए, सब कंजम्पशन गुड्स है। ये आपकी वांट को, तुम्हें एंटरटेनमेंट चाहिए, तुम्हें भैया घर में होम थिएटर लगाना है, तुम्हें ये लगाना है, ये सब क्या होगा? ये कंजम्पशन गुड्स है। ये तुम्हारी डिमांड को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। वहीं पे कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? सच गुड्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इनडायरेक्टली, ये इनडायरेक्टली हमारी डिमांड को सेटिस्फाई करते हैं। इसमें आती है कोई भी मशीनरी, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी टूल्स, ठीक है। तो दे आर बेसिकली, अगर मैं आपको कहूँ तो इसमें आप मेरा वो वाला एग्जाम्पल लगा सकते हो जो मैंने आपको बेकरी के ओवन वाला कहा था, ठीक है। चलो इसमें मैं दिखाती हूँ। जैसे सपोज करो दिस इज अ बेकरी, ठीक है, ये बेकरी है और ये बेकर है। ये बेकर ने ब्रेड बना दी, ब्रेड एक बच्चे ने आगे खरीद ली, तो ये ब्रेड क्या हो गई? ये ब्रेड हो गई कंजम्पशन गुड। उसने ब्रेड पूरी रेडी थी, बढ़िया सी गार्लिक ब्रेड थी, और ये उसने खरीद ली बॉय ने। तो ये ब्रेड क्या हुई?
कंजम्पशन गुड हुई, ठीक है। बट इस बेकरी के अंदर बहुत सा क्या होगा, एक बेकरी की बिल्डिंग हो गई जहाँ पे सब कुछ बेक हो रहा है, एक उसका बड़ा सा ओवन होगा जहाँ पे सब कुछ बेक करा जा रहा है, बहुत सारे टूल्स होंगे, बर्तन होंगे जिससे वो बनता होगा केक वेक, ठीक है। तो वो जितने भी बिल्डिंग हो गई, जो मशीनरी हो गई, सपोज करो वो ओवन, वो सब क्या होते हैं, वो होते हैं कैपिटल गुड्स, ठीक है। कैपिटल गुड हो गए वो, जैसे ऊपर वाले उस वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या कहा था कि फाइनल गुड है ओवन, ठीक है। फाइनल गुड क्यों है, क्योंकि वो वांट को सेटिस्फाई कर रहा है, वो बेक करके दे रहा है। बट जब हम कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड का डिफरेंस जानते हैं तो कैपिटल गुड्स में मशीनरी आती है, जैसे बड़े बड़े प्लांट होते हैं, बड़ी बड़ी मेगा फैक्ट्रीज आप देखते हो ना, मेगा फैक्ट्रीज देखा है, हिस्ट्री टीवी पे आता है, उसमें वो चिप्स के पैकेट बन रहे होते हैं, वो सॉसेस बन रही होती है, टोबैको वो होती है ना, वो पता नहीं कौन सी टोमेटो की सॉस बन रही होती है। तो वो जो मशीन है जो टमाटर की सॉस बनाएगी, वो मशीन आ जाएगी कैपिटल गुड में, और जो वो बॉटल में टमाटर की सॉस बन के आएगी वो होगी आपकी कंजम्पशन गुड। सपोज करो मैंने बहुत बड़ी अपनी फैक्ट्री लगा ली, मैंने लगा ली मेगा फैक्ट्री, उसमें मैं बना रही हूँ वो क्या, टोमेटो केचप बना रही हूँ मैं, ठीक है। मेरी मेगा फैक्ट्री है, मैं टोमेटो केचप बना रही हूँ। तो मेरी फैक्ट्री की जो बिल्डिंग है, मेरी फैक्ट्री का जो बड़ा सा प्लांट है, वो सब क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे कैपिटल गुड्स, ठीक है। और वहीं पे जो मेरी फैक्ट्री में से वो बॉटल बन के आएगी जो टोमेटो केचप की होगी, वो क्या होगी, वो होगी हमारी कौन सी गुड, वो होगी हमारी कंजम्पशन गुड, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, कंजम्पशन गुड। कोई भी जाएगा बाजार से, कहेगा वो सिमन दीदी की फर्म वाली वो टमाटर केचप देना, और वो खरीदेगा, कंज्यूम करेगा, उसे ब्रेड पे लगा के खाएगा, पराठे के साथ खाएगा, एंड वो हो गई कंजम्पशन गुड। समझ गए कंजम्पशन गुड एंड जो है कैपिटल गुड्स का डिफरेंस। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जैसे मशीनरी जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनने में हेल्प करती है, ठीक है। तो दीज गुड सेटिस्फाई ह्यूमन वांट डायरेक्टली, सच गुड सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इनडायरेक्टली। ये इनडायरेक्टली सेटिस्फाई तो ये भी करते हैं बट इनडायरेक्टली कर रहे हैं। जैसे भैया वो प्लांट और वो मशीन होगी ही नहीं तो भाई साहब कहाँ से तुम्हारी सॉस बन जाएगी, कहाँ से तुम्हारा ओवन होगा ही नहीं तो केक बन जाएगा। तो ये इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। दीज गुड्स हैव डायरेक्ट डिमांड, इनकी डायरेक्ट डिमांड है, केक चाहिए, बॉटल चाहिए केचप की, इनकी डायरेक्ट डिमांड है। दे हैव डिराइव डिमांड, अब केचप बनानी होगी तो ही केचप का प्लांट खरीदेंगे, केचप नहीं बनानी होगी तो केचप बनाने वाली मशीन भी नहीं खरीदी जाएगी। दे हैव डिराइव डिमांड। दे डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये कुछ प्रोडक्शन कैपेसिटी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। क्यों, इसमें कोई प्रोडक्शन थोड़ी हो रहा है, बन चुकी, वो प्रोड्यूस हो चुका है। कंजम्पशन गुड ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड होते हैं तो ये कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी प्रमोट नहीं करते हैं। दे प्रोड्यूस प्रोडक्शन कैपेसिटी, क्योंकि डेफिनेटली ये अभी प्रोड्यूस हो रहे हैं। दे हेल्प इन राइजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसे राइज कर रहे हैं कि प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, अभी हो थोड़ी गए, दे प्रोड्यूस अभी हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ द कंजम्पशन गुड एक्सेप्ट ड्यूरेबल गुड हैव लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ। तो कंजम्पशन गुड ना दो टाइप के होते हैं, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल। तो ड्यूरेबल वाले तो ज़्यादा चल जाते हैं बट ज़्यादातर ये नॉन ड्यूरेबल होते हैं। जैसे इनका 1 महीने केचप कितने चलती है, 2 महीने 3 महीने खराब हो जाएगी। केक कितना है, 2 दिन में खराब हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी कंजम्पशन गुड होते हैं उनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। बट यहीं पे जो कैपिटल गुड्स होते हैं इनका लाइफ स्पैन बहुत बड़ा होता है। भाई जो मैंने वो प्लांट लगाया है, अपनी मशीनरी लगाई है केचप की फैक्ट्री के अंदर, तो वो सालों साल चलेगी। हाँ उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, कुछ खराबी आएगी तो वो सही करवाने के लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे, बट वो उनका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा, 20 साल चल जाए वो मशीन, 25 साल चल जाए, 30 साल चल जाए, क्या पता है हमारे को, ठीक है। तो भाई ये जो कैपिटल गुड्स होते हैं दे हैव जनरली लाइफ स्पैन जो मोर देन अ ईयर होता है, इनफैक्ट मोर देन 10 ईयर्स भी होता है, ठीक है। दीज गुड्स आर कंज्यूम बाय द हाउस होल्ड व्हेन परचेस्ड। जो ये होते हैं जो कैपिटल गुड्स है हमारे, वो कौन खरीदती है, वो फर्म्स खरीदती है। वहीं पे जो कंजम्पशन गुड है वो हाउस होल्ड खरीदते हैं, यानी कि घर के लोग जा रहे हैं, घर वाले जा रहे हैं, परिवार वाले जा रहे हैं, वो जाके खरीद रहे हैं उसको। तो दोज गुड्स आर कंज्यूम बाय द हाउस होल्ड व्हेन परचेज। और वहीं पे कैपिटल गुड्स कौन, फर्म। मेरी फर्म बनाई थी ना मैंने, फर्म बनाई थी मैंने, केचप खोलने की कंपनी बनाई थी, तो मैंने जाके केचप के प्लांट खरीदा। वरना क्या होगा, वरना कंजम्पशन गुड केचप खरीदनी होगी खाली तो जाके उसे दुकान से खरीद लूँगी, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन गुड इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो खर्चा करा जाता है कंजम्पशन गुड खरीदने पे, जैसे चिप्स खरीदा, केचप खरीदी, चीनी खरीदी, उसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। एंड जो एक्सपेंडिचर कैपिटल गुड्स पे होता है, जो आप खर्चा कैपिटल गुड पे कर रहे हो, मशीन खरीदने के लिए, ओवन खरीदने के लिए, जो भी बिल्डिंग बनाने के लिए, सपोज कर लो तुमने एक बिल्डिंग बनाई है, अपनी मॉल खोल रहे हो तुम अपना, तो वो जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो जो एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है, उसे इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। वो खाली खर्चा नहीं है, वो तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है जी, समझ गए। एग्जाम्पल देख लो, जैसे फूड, अप्लायंसेस, क्लोथिंग, ऑटोमोबाइल। तुमने गाड़ी खरीदी है चलाने के लिए, वो कंजम्पशन गुड है, डायरेक्टली तुम्हारी डिमांड उसने फुलफिल कर दी। वहीं पे हमारे कैपिटल गुड्स के एग्जाम्पल बिल्डिंग हो गई, कोई भी मशीनरी हो गई, कोई भी टूल्स हो गए। क्रिस्टल क्लियर, समझ में आ गया कैपिटल गुड्स एंड हमारे कंजम्पशन गुड का डिफरेंट। कंजम्पशन गुड जो हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं और कैपिटल गुड्स कंजम्पशन गुड बनने में मदद करते हैं, ये समझ लो, ठीक है।
टी शर्ट चाहिए, टी शर्ट एक कंजम्पशन गुड है, तो टी शर्ट बनने के लिए उसकी एक बिल्डिंग होगी जहाँ टी शर्ट बन रही होगी, कैपिटल में आ गया। एक मशीन होगी, कैपिटल में आ गया, ठीक है, जिस पे टी शर्टें बननी होगी, समझ गए। तो जितने भी कैपिटल गुड होते हैं वो कंजम्पशन गुड बनाने में मदद हमारी करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यहाँ मैंने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट लिखा है, बट वो जब मैं रिलेटेड एग्रीगेट्स पढ़ा रही होंगी तब पढ़ाऊंगी। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। इसमें आप देखोगे पैसा ना कहीं रुकता नहीं है। पैसे का क्या काम है, पैसे का क्या खेल है, एक जगह से दूसरे जगह पे मूव होता रहता है। तो आपने इनकम क्या हुआ, पैसा, इनकम क्या है, पैसा है। तो आज आप ये जानोगे कि पूरे हमारे नेशन के अंदर मान लो या पूरी दुनिया में पैसा कैसे घूमता है। तो देयर आर 3 फेजेस जिसके अंदर पैसा घूमता है, कि 3 फेजेस हैं, स्टेजेस होती है 3, जिसमें हमारा पैसा घुमा करता है, ठीक है। कौन कौन से 3 फेज होते हैं? सबसे पहला होता है जनरेशन, सेकेंड होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज और तीसरा होता है डिस्पोजिशन फेज, जिसे हम एक्सपेंडिचर फेज भी कहते हैं। ओके गाइस, सो नाउ अब पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। अब तुम्हें फाइनल गुड्स पता है, तुम्हें कंजम्पशन गुड्स पता है, तुम्हें पता है हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे गुड्स बनते हैं, बहुत सारी सर्विसेज भी होती है, ठीक है। अब आप जानोगे कि इन गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो कैसे होता है और कैसे कमाई की जाती है। जैसे कोई फैक्ट्री है, मैंने कहा मैंने केचप की फैक्ट्री लगाई, मैंने ब्रेड बनाने की फैक्ट्री लगाई, तो वो सब मेरे लगाने का पर्पस क्या होता है कि जिससे मैं पैसा कमा पाऊं। तो यही आप जानोगे इस टॉपिक में, दैट कैसे जो पैसा होता है, जो इनकम होती है, वो कैसे घूमती है हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी के अंदर, एक जगह से दूसरी जगह तक घूमती रहती है। पैसा ना कभी रुकता नहीं है, जो इनकम होती है वो कभी रुकती नहीं है। जैसे कि सपोज करो मैंने क्या करा, मैंने केचप बनाई, ठीक है। तो केचप बनाने के लिए मैंने जब केचप बनाई तो खर्चा करा, बिल्डिंग खरीदी और मैंने लैंड खरीदा, मैंने लेबर रखी जिन्होंने पूरी फैक्ट्री लगाई, मशीनें लगाई, मैंने खर्चा करके एक प्रोडक्ट जनरेट कर दिया, ठीक है। तो क्या मैं उस प्रोडक्ट को अपने पास रख लूंगी? नहीं ना, उस प्रोडक्ट को फिर आगे बेचूंगी, ठीक है। तो भाई पैसे जब बेचूंगी तो क्या होगा, मुझे उसके बदले पैसा मिलेगा, तो जो मैंने खर्चा करा वो मुझे वापस मिल गया। तो हमेशा जो पैसा होता है, जो इनकम होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह में मूव करती है, बेसिकली 3 फेजेस के अंदर मूव करती है। तो वही फेजेस हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या हुआ, इनकम का सर्कुलर वे में घूमने का मतलब क्या हुआ, इट रेफर्स टू अ साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। ये एक साइकिल होती है जिसमें इनकम जनरेट करी जाती है, बेसिकली एक प्रोडक्ट जनरेट करा जाता है जो आपको इनकम देगा, एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर वो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो सर्विस मेरे को जिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने दी थी उनको उनकी इनकम देना, एंड फाइनली सर्कुलेशन फ्रॉम फर्म टू हाउसहोल्ड टू फर्म इन फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इनकम क्या है भाई, इनकम क्या है, पैसा मान लो आप। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या कहते हैं हम, इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, एक ऐसी साइकिल जिसमें पैसा जनरेट होगा, एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन होते हैं गाइस, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ये याद रख लो इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पता है आपको क्या देखते हैं, फैक्टर सर्विसेज देते हैं और इनको इसके बदले में फैक्टर पेमेंट्स मिलती है। ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट थोड़े से समझने पड़ेंगे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या देते हैं, फैक्टर सर्विसेज देते हैं। जैसे लैंड क्या दे रहा है, लैंड जगह दे रहा है जहाँ पे काम होगी। लेबर क्या देगा, अपनी मेहनत करके देगा हमारे को, जिससे काम कर रहा है हमारे लिए। कैपिटल क्या देगी, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम कैपिटल से। एंटरप्रेन्योर अपनी एक्सपर्टाइज देगा जिससे सारा का सारा काम हो रहा है। सर्विसेज देती है, ये हमारे लिए कोई ना कोई काम करके देती है। एंड जब हमारा प्रोडक्ट रेडी हो जाता है तो हम ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उनका फैक्टर पेमेंट देती है। जैसे एक लेबर मेरे फैक्ट्री में लगे हुए थे, उन्होंने वहाँ पे जो है क्या काम करा, उन्होंने वहाँ केचप बनाने में हमारी मदद करी। तो एज अ रिजल्ट क्या मैं उन्हें कुछ पैसे नहीं दूंगी ना, उनको क्या मिलेंगे, उनको उनकी वेजेस मिलेंगी। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो होते हैं जो हमें हमारा कोई भी प्रोडक्ट बनाने में मदद करते हैं। अब जैसे मेरे केचप फैक्ट्री में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, वो लैंड जहाँ पे केचप फैक्ट्री खुली है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया। जितनी भी लेबर वहाँ की हो गई वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गई। जो भी कैपिटल मैंने यूज़ करी वहाँ पे मशीन खरीदने के लिए, सब खरीदने के लिए, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गई। जो एंटरप्रेन्योर कौन, मैं खुद फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हूँ, क्योंकि मुझे आइडिया है लेट्स डू समथिंग और मैं अपनी एक्सपर्टाइज से वो बना रही हूँ प्रोडक्ट को। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है किसी भी गुड को जनरेट करने में मदद करते हैं फर्म की, एंड देन फर्म उनको इनकम देती है। फिर जब इनकम उनके पास आ जाती है तो वो उसे फर्दर ऑन खर्च करते हैं। इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब आप केचप का एग्जाम्पल छोड़ो, आप ब्रेड का लो, ठीक है। ये ब्रेड है, ये ब्रेड बनाने के प्रोसेस को हम देखेंगे। ये एक हाउस होल्ड है,
ये एक फर्म है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म पे ध्यान देते हैं। ये एक हाउस होल्ड है, ये एक फर्म है, ठीक है। हाउस होल्ड ने क्या प्रोवाइड करी, हाउस होल्ड जो है उसने यहाँ पे जाके हाउस होल्ड में सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बना लिए, इन्होंने जाके फर्म को क्या सर्विसेज प्रोवाइड करी। जैसे कि ये सारे हाउस होल्ड वालों ने फर्म की मदद करी इन द फॉर्म ऑफ मेकिंग ब्रेड। हाउस होल्ड ने क्या करा, हाउस होल्ड के लोग गए यहाँ फर्म में नौकरी करने के लिए, उन्होंने जो है हेल्प करी ब्रेड बनाने के लिए, ठीक है। ब्रेड बनाने में हाउस होल्ड ने फर्म की मदद करी। अब फर्म को ने जब ब्रेड बना के दे दी हाउस होल्ड ने, बहुत सारे लेबर्स गए यहाँ से हाउस होल्ड से फर्म में, उन्होंने ब्रेड बनाने में मदद करी, तो एज अ रिजल्ट उनको हम क्या गिनेंगे, उन्हें हम उनके वेजेस देंगे, उनको हम उनकी सैलरी देंगे, तो इनकम इनके पास पहुंच गई। अब जब एक आप सब ओके, नाउ लेट्स टेक दिस एग्जांपल, ठीक है, कि एक कौन है, एक लेबर है, वो किसी ब्रेड की फैक्ट्री में काम कर रहा है जब ब्रेड बन रही है, तो वो हाउस होल्ड से जाएगा लेबर, हाउस होल्ड से लेबर गया, उसने अपनी सर्विसेज दी फर्म के अंदर ब्रेड बनाने के लिए, ठीक है। ब्रेड बन गई, प्रोडक्ट बन गया, तो फिर उसको हर महीने अपनी क्या मिल रही है, उसको अपनी सैलरी मिलेगी, उसको अपनी वेजेस मिलेंगी। यहाँ से फर्म ने फैक्टर पेमेंट कर दी, उसको उसकी वेजेस दे दी, ठीक है। अब जब वो लेबर जिसने ब्रेड बनाने में मदद करी थी, महीने के आखिरी में जब उसके पास पैसे होंगे, वो अपनी वाइफ को देगा, उसकी वाइफ क्या कहेगी, घर का जाके राशन ले आओ। अब वो राशन में क्या कह रहे हैं, मैंने कहा वो भी कह रहे हैं, उनकी वाइफ ने कहा जो तुम ब्रेड लेकर आ जाओ, तो वो क्या करेगा, वही हाउस होल्ड जो उसने इनकम कमाई है फर्म से, उसी इनकम को जाके खर्च कर देगा फर्म की ब्रेड खरीदने में। तो हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में दो ही चीज़ें कंसिडर करते हैं, एक हाउस होल्ड और एक फर्म, और ये हम केस लेके चलते हैं कि जो कुछ भी हाउस होल्ड ने जो है इनकम कमाई है, वो फर्म पे, कोई तो फर्म होगी ना, एक ही फर्म को कंसिडर करा जाता है, उससे वो खरीद लेता है। तो 3 फेजेस होते हैं हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। पैसा जनरेट करने के लिए 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहले होता है जनरेशन फेज, जनरेशन फेज जिसमें कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, इनकम जनरेट करी जाती है, जैसे ब्रेड बनी, केचप बनी। उसके बाद होता है इनकम फेज। इनकम फेज में क्या हुआ, जिन लोगों ने वो बनाने में मदद करी, जिन्होंने ब्रेड बनाने में मदद करी, जिन्होंने केचप बनाने में मदद करी, उनको पेमेंट्स की जाती है, तो इस पर भी पैसा आ गया। एंड थर्ड होता है एक्सपेंडिचर फेज। एक्सपेंडिचर फेज को हम डिस्पोजिशन फेज भी बोलते हैं, यानी कि पैसा डिस्पोज हो गया, खर्च हो गया पैसा। इस फेज में क्या हो रहा है कि जिसने पैसा कमाया, लेबर के पास पैसा आ गया, उसको पूरे महीने की अपनी सैलरी मिल गई है, वेजेस मिल गई है, ठीक है, सैलरी नहीं कहेंगे, वेजेस कहेंगे, उसको वेजेस मिल गई है, तो अब वो क्या करेगा, उसका खर्चा करेगा, तो फिर से पैसा का फ्लो हो गया। तो पैसा कहीं पे भी हमारा रुकता नहीं है, ये जनरेशन फेज से, इनकम फेज से एक्सपेंडिचर फेज में मूव होता रहता है। ओके, चलो अब एक बार इसको हम बुक लैंग्वेज में समझ लेते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी या इनकम या फिर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। इसमें 3 फेजेस होते हैं। जनरेशन फेज, जनरेशन फेज में क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो बन रहा होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में इनकम डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड, और डिस्पोजिशन फेज में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है फ्रॉम हाउस होल्ड जो है इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या है, हाउस होल्ड के पास सब पैसा आ गया, अपनी इनकम आ गई, तो वो जाके फर्म से कुछ ना कुछ खरीद के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा। ब्रेड क्यों खरीदी है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने के लिए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। फैक्टर पेमेंट्स क्या होती है, लैंड को जो लेबर को मिलती है वेजेस, ठीक है, लैंड पे मिलती है रेंट, कैपिटल का जो एंटरप्रेन्योर कमाता है प्रॉफिट, एंड कैपिटल पे आप मान लो इंटरेस्ट, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन समझ गए, फैक्टर्स ऑफ पेमेंट समझ गए। अब ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है, इसमें 2 फ्लो होते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो इज लाइक बार्टर सिस्टम, इसमें कोई पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, और मनी फ्लो में पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है। मैं यहीं पे आपको सिंपल रियल फ्लो और मनी फ्लो का डायग्राम बना के सिखा देती हूँ। देखो, रियल फ्लो में हमने क्या कहा है, कोई पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इट्स लाइक बार्टर सिस्टम। बहुत पुराने ज़माने से हमारे यहाँ पे ये होता है, पैसे का लेन देन होता है, चीज़ों का लेन देन होता है, वो ही आप सर्कुलर फ्लो में पढ़ रहे हो। अब इसे हम कंसिडर करेंगे, सिर्फ 2 हमारे पास यूनिट्स हैं, एक हाउस होल्ड है और एक फर्म है। एक हाउस होल्ड है, एक फर्म है। हाउस होल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गई हमारे, ये फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे फर्म को, और फर्म फैक्टर पेमेंट्स देगा, ठीक है। अब जो रियल फ्लो होता है, इसमें कोई भी मनी का यूज़ नहीं होता है, सिर्फ गुड्स होती है, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज होती है। तो इसमें कैसे चलता है, बार्टर सिस्टम की तरह समझ लो आप। जैसे यहाँ पे मैंने क्या कहा, एक हाउस होल्ड है, उसने जाके फर्म को अपनी सर्विसेज दी, यानी कि सपोज करो आप एक किसान हैं, उन्होंने जाके, ये एक खेत है बहुत बड़ा सा, वहाँ पे जाके काम करा, ठीक है, इन्होंने क्या दी, अपनी सर्विस दी यहाँ पे, ठीक है। एज अ रिजल्ट फर्म ने क्या वापस कर दिया उसको। नॉर्मल इकोनॉमी में क्या होगा, जब मनी होगा तो क्या होगा, कोई किसान जाके किसी के खेत पे काम कर रहा है, तो बदले में उसे पैसे मिलेगा, उसकी खेती करने की दिहाड़ी मिलेगी,
बट यहाँ पे मैं कह रही हूँ मनी है ही नहीं, तो फर्म एज अ रिजल्ट क्या करेगी, फर्म जो है, फार्म नहीं कह रही हूँ, फर्म ही समझो इसको, फर्म बदले में क्या दे देगी, अनाज दे देगी। ठीक है भाई, ये अनाज तुम अपने घर ले जाओ, आज के तुम्हारे काम का तुम्हें ये अनाज मिला। ये पुराने ज़माने में बार्टर इकोनॉमी में ऐसे चलता था। सपोज करो ये हाउस होल्ड है, यहाँ पे एक बेकर है, वो है कि एक लेबर है, इसको ब्रेड बनानी आती है, इसने जाके ब्रेड बनाने की जो फर्म है, जो फैक्ट्री है, वहाँ पे जाके मदद करी। शाम को घर आते हुए इसको फर्म ने इसको ब्रेड्स दे दी कि ये ले भाई तेरी ब्रेड, ये तेरी आज की पेमेंट हो गई है। तो रियल फ्लो में क्या होता है, रियल फ्लो में मनी नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, हाउस होल्ड जाके सर्विसेज जो है, हाउस होल्ड जाके जो है सर्विसेज देते हैं फर्म को, और फर्म एज अ रिजल्ट सर्विस के बदले में क्या मिलेगी, पेमेंट। आपने किसी के लिए कुछ काम करा, बदले में वो पेमेंट देंगे। यहाँ पे पेमेंट देने के लिए पैसा नहीं है, तो पेमेंट देने के लिए गुड्स में ही पेमेंट करी जाती है। ये होता है रियल फ्लो। रियल फ्लो बार्टर इकोनॉमी में होता था कि भैया मजदूर गया है किसान के खेत पे काम करने के लिए, वापसी पे आते हुए पैसे नहीं लेकर आया, वापसी पे आते हुए अनाज लेकर आ गया। डन। तो रियल फ्लो में दो ही होता है, हाउस होल्ड टू फर्म पे सर्विसेज जाती है, फिर फर्म बदले में कोई भी गुड्स जो सर्विसेज प्रोड्यूस हुए होते हैं वो जो है हाउस होल्ड को रिटर्न कर देता है। ठीक है। नाउ मनी फ्लो में पैसे का यूज होता है। एग्जाम्पल सेम रखेंगे, बस यहाँ पे अब हम मनी और इंक्लूड कर देंगे कि ये हाउस होल्ड है और ये हमारा फर्म है। ये हाउस होल्ड में से एक लेबर गए, लेबर कौन हो गया हमारा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर क्या हो गया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो हाउस होल्ड में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो फर्म को क्या देते हैं, फैक्टर सर्विस। क्या देते हैं फर्म को, फैक्टर सर्विस। तो इसने फैक्टर सर्विस दी फर्म को, इसकी जाके ब्रेड बनाने में मदद की, तो वापसी पे फर्म क्या देगी इसको, फैक्टर पेमेंट। अब मनी आ गया है, अब पैसा है ज़माने में, दुनिया में पैसा है, तो वो क्या देगी, फर्म इसको देगी फैक्टर पेमेंट। क्या दे दी, फैक्टर पेमेंट दे दी। किसके फॉर्म में देगी, वेजेस के फॉर्म में। लेबर को मिलती है इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। इसको मजदूर को अपनी दिहाड़ी मिल गई, भाई इसने जो ब्रेड बनाई थी इसको जो है अपनी दिहाड़ी मिल गई, आज शाम को इसे 500 रुपये मिल गए, 300 रुपये मिल गए। भाई मैं ब्रेड बनाई थी मैंने आज फैक्ट्री में, हाउस होल्ड के पास 300 रुपये आ गए, आप मान लो इतने 300 रुपये अपनी वाइफ को दे दिए। अब उसने क्या कहा, शाम को जाओ जाके ब्रेड ले आओ, ठीक है ब्रेड लेकर आओ, आज शाम को ब्रेड खानी हमने। तो फिर मनी फ्लो में क्या होता है, फिर ये हाउस होल्ड क्या करेगा, अब हाउस होल्ड को क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, कंजम्पशन के लिए प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो हाउस होल्ड जाके फर्म को ये 300 रुपये देगा, जिससे वो ये प्रोडक्ट को खरीद लेगा। ठीक है, तो मनी फ्लो में क्या होता है, मनी फ्लो में हाउस होल्ड पहले सर्विसेज प्रोवाइड करता है फर्म को, फर्म उसके बदले में फैक्टर पेमेंट करती है। जब हाउस होल्ड के पास कैपेसिटी टू पे आ जाता है, जब हाउस होल्ड, अभी तो 300 रुपये नहीं थे ना, अब आए ना हाउस होल्ड के पास 300 रुपये, अब हाउस होल्ड के पास क्या आ गया, कैपेसिटी टू पे, जेब में आ गया भाई साहब हाउस होल्ड का पैसा। तो इस कैपेसिटी टू पे से हाउस होल्ड क्या करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा। एक्सपेंडिचर क्यों कर रहा है, अपने कंजम्पशन के लिए। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसके पास जाएगा, फर्म के पास जाएगा। ऐसा हम एक केस इमेजिन करते हैं कि भाई एक ही हाउस होल्ड, एक ही फर्म है, यही चल रही है। मत सोचना दीदी ये वाली उस वाली ब्रेड की दुकान से, अरे किसी से भी खरीदो, जाएगा तो फर्म की जेब में ही। तो दिस इज मनी फ्लो एंड रियल फ्लो। रियल फ्लो में सिर्फ गुड्स होते हैं, मनी फ्लो में गुड सर्विस दोनों, मनी फ्लो में मनी और गुड सर्विस दोनों होती है। ये रहा इसका जो है पूरा रिटन मटीरियल। रियल फ्लो क्या है, रियल फ्लो ऑफ इनकम इम्प्लाइज द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसिंग सेक्टर। यही हुआ, हाउस होल्ड ने क्या दी, फैक्टर सर्विसेज दी फर्म्स को, प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या हो गया, फर्म हो गया। क्या देता है हाउस होल्ड, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, लेट अस कंसिडर अ सिंपल इकोनॉमी कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 2 सेक्टर्स। सिंपल इकोनॉमी में हम बात करें 2 ही सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर को फर्म कहेंगे हम, और एक हाउस होल्ड है। ठीक है, हाउस होल्ड ने क्या करा, हाउस होल्ड ने फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज दी अपनी, लेबर ने जाके अपनी सर्विस दी, वहाँ पे जाके दिहाड़ी पे वहाँ पे काम करा। तो फर्म ने बदले में क्या दे दी, गुड्स दे दी। जो ब्रेड बनाई थी वही ब्रेड थोड़ी सी घर पे ले जाने को दे दी। फैक्ट रियल फ्लो में सिर्फ ये होता है, हाउस होल्ड ने सर्विस दी, सर्विस के बदले में हाउस होल्ड को क्या मिल गया, सर्विस के बदले में हाउस होल्ड को वो गुड मिल जाता है। ब्रेड बनाने में मदद करी तो ब्रेड दे दी, आटा पीस चक्की पे गया था काम करने के लिए तो वापसी पे 2 किलो आटा पकड़ा दिया। ये हो गया हमारा रियल फ्लो। ठीक है, कुछ मत पढ़ो, कुछ मत रीड करो, सिंपल यहाँ देखो ये वाले डायग्राम को। रियल फ्लो में हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस देते हैं फर्म्स को। ठीक है, यहाँ पे एक लेबर गया फैक्ट्री के अंदर मेरी केचप बनाने वाली, अगर रियल फ्लो चल रहा है मेरी केचप फैक्ट्री में, तो वापसी पे शाम को जाते हुए मैंने उसे एक केचप की बॉटल पकड़ा दी इन द फॉर्म ऑफ हिज पेमेंट। उसकी पेमेंट क्या हो जाएगी, गुड्स में ही पेमेंट कर सकते हैं, तो केचप की बॉटल उसकी पेमेंट हो गई। ठीक है, वहीं पे अगर मनी फ्लो आ जाता है हमारा, तो मनी फ्लो में पैसा आ जाता है। तो मनी फ्लो में क्या होगा, एक हाउस होल्ड सेक्टर मुझे क्या प्रोवाइड करेंगे, फैक्टर सर्विसेज। तो एक लेबर ने, मेरी फर्म है जो वो केचप बनाने वाली, वहाँ पे आके मुझे फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करी, तो बदले में मैं उनको क्या करूँगी, फैक्टर पेमेंट
मैं उनको उनके पैसे दूंगी, मैं उनको उनकी इनकम दूंगी। अब जब उसके पास कैपेसिटी टू पे आ जाएगी, किसके पास, हाउस होल्ड के पास में, उस लेबर के पास में कैपेसिटी टू पे आ जाएगी, पैसे आ जाएंगे खर्च करने के लिए, तो इस इकोनॉमी में हम ये कंसिडर करते हैं कि फिर ये आएगा खरीदने के लिए, एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड। ये मेरी फैक्ट्री से आके, मेरी फर्म से आकर ही जो है केचप को खरीद लेगा। ठीक है, तो जो पैसा मैंने खर्च करा, वो जो प्रोडक्ट जनरेट करने में, इनकम करने में, वो लौट के मेरे पास ही वापस आ गया। इस तरीके से जो है रियल फ्लो और मनी फ्लो होता है। और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अब हम दोनों का मिलाकर पढ़ेंगे कि जो प्रॉपर सर्कुलर फ्लो होता है, अब ऐसा तो नहीं होता ना दुनिया में कि भैया गुड्स पे ऐसा लेन देन हो रहा, नहीं, जो हमारा रियल सर्कुलर फ्लो होता है वो रियल फ्लो और मनी फ्लो का मिक्सचर होता है। जो असलियत में दुनिया चलती है वो रियल फ्लो और मनी फ्लो के मिक्सचर से चलती है। रोज़ ऐसा ही होता है, एक दुकान पे जो है, एक फैक्ट्री में चिप्स बने, वो चिप्स दुकानदार के पास है, तुम जाके उस चिप्स को खरीद लेते हो, तो वैसा वो पैसा कहाँ जाता है, उस फैक्ट्री के पास ही तो जाता है जिसने चिप्स बनाई है। तो इसी तरीके से इसी फ्लो को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो रियल फ्लो समझ गए, रियल फ्लो में सिर्फ गुड्स हो रहे थे, मनी फ्लो में गुड्स और जो है सर्विस और मनी तीनों चीज़ें थी। अब हम पढ़ेंगे द रियल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर मॉडल यही हो गया हमारा क्या, जिसमें सिर्फ हाउस होल्ड है और फर्म है। ये हो गया हमारा टू सेक्टर मॉडल जिसमें हाउस होल्ड है और सिर्फ फर्म है। ये हमारी बुक की इमेज है, मैं बुक की इमेज नहीं, मैं तुम्हें दोबारा डायरेक्ट एग्जाम्पल देके दिखाऊंगी। आप सर्कुलर फ्लो पढ़ेंगे। सर्कुलर फ्लो क्या है, जो रियल फ्लो पढ़ा ना हमने गुड्स का, और जो हमने पढ़ा मनी फ्लो, इन दोनों के डायग्राम को अगर आप कंबाइन कर दोगे तो आपका सर्कुलर फ्लो आ जाएगा। अब सर्कुलर फ्लो में क्या है, हाउस होल्ड है एंड फर्म है। ठीक है, चलो डायग्राम बनाते हैं। हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करता है, हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है, हाउस होल्ड में कौन होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किसको, फर्म को, इन द फॉर्म ऑफ किस तरीके से, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो। ठीक है, फर्म को प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए ये फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जब ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या देता है इसको, अब हम रियलिटी मानेंगे। अब इसमें हम ये नहीं करेंगे कि इसने इसको जो है, मैंने कहा ये केचप बनाने की मेरी फैक्ट्री है, ठीक है, मेरी केचप बनाने की फैक्ट्री है, एक लेबर आया यहाँ से मेरी केचप बनाने की फैक्ट्री में, उसने यहाँ पे काम करा केचप बनाने का, तो मैं उसे क्या दूंगी, ये असलियत में आ गए अब हम दुनिया में, रियल फ्लो नहीं चल रही है, रियल फ्लो मनी फ्लो दोनों का मिक्सचर है, तो मैं उसे क्या दूंगी, फैक्टर पेमेंट दूंगी। फैक्टर पेमेंट एक लेबर के लिए क्या होती है, एक लेबर के लिए उसकी फैक्टर पेमेंट होती है उसकी वेज। ठीक है, तो मैंने उसको उसके पैसे दे दिए कि भाई ये ले तेरे पैसे, तूने तो मेरे लिए जो है काम कर रहा था यहाँ मेरी फैक्ट्री में। तो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड फर्म को, फर्म क्या देती है, फैक्टर पेमेंट देती है हाउस होल्ड को। जैसे ही हाउस होल्ड के पास पेमेंट आ जाती है तो हाउस होल्ड के पास क्या आ जाता है, कैपेसिटी टू पे। अब उस वाले मजदूर के पास जिसने मेरी फैक्ट्री में आके काम करा तो उसके पास कैपेसिटी टू पे है, उसके जेब भरी हुई है, वो खर्चा कर सकता है। तो अब वो क्या करेगा, अब वो क्या करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा। क्या करेगा वो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा। क्या करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा। मेरी ही शॉप पे आएगा, वहाँ पे जहाँ पे मेरी केचप वेचप बिक रही है, वहाँ पे आके मेरी केचप खरीदने को वो आ जाएगा। ठीक है, और वो केचप जब वो खरीदने के लिए आएगा तो वो क्या देगा, मुझे पैसे देगा। ठीक है, ये केचप खरीदने के पैसे देगा। और फिर फर्म क्या करेगी, फर्म वो जो केचप है, जो गुड्स है, केचप क्या हो गया, गुड हो गया, वो उसको दे देगी। ठीक है, दोबारा समझे, इस लास्ट वाले को इसके पास कैपेसिटी टू पे आ गई। ठीक है, इसके जेब में पैसा आ गया हाउस होल्ड के लेबर के, लेबर ने शाम को बना लिए पकोड़े, पकोड़े के साथ में चाहिए उसे केचप। उसने कहा जाओ जरा केचप लेकर आओ दुकान से जो तुम बना के आते हो, तो वो दुकान गया। ठीक है, दुकान से जाके उसने केचप खरीद ली, तो उसने क्या करा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर दिया केचप खरीदने के लिए, दुकान से जाके केचप लिया। अब वो दुकान पे केचप किसकी गई है, मेरी फर्म की गई है, पैसा लौट के मेरे पास आ गया। मेरी फर्म ने क्या दे दिया, इसको इसका गुड, इसको इसकी केचप दे दी। अब ये तुम जो है ना, ये हम टू सेक्टर मॉडल पढ़े, हम क्या मान रहे हैं, एक हाउस होल्ड है, एक ही फर्म है, हाउस होल्ड फर्म से ही खरीदेगा, फर्म को ही जाके बना कर देगा। ठीक है, इतना बहुत लॉजिक मत लगाना, दीदी वाली दुकान से खरीदा वाली दुकान नहीं, दो टू सेक्टर इकोनॉमी है, हाउस होल्ड है और बस फर्म है, खरीदेंगे भी फर्म से, मेरी केचप फैक्ट्री से केचप खरीदेंगे, काम भी यहीं पे आके करेंगे, ऐसा हमने अजम्पशन बना रखा होता है। और पूरी दुनिया ऐसे ही चलती है। क्या, हाउस होल्ड में क्या होना होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जाके फैक्टर सर्विसेज देते हैं फर्म्स को, फर्म उसके बदले में पेमेंट देती है, पेमेंट आते ही कैपेसिटी टू पे आ जाती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जैसे आप कर दोगे तो फ्लो ऑफ गुड्स होते हैं। अब टी शर्ट से एग्जाम्पल लेते हैं इसका, मेरी एक फैक्ट्री है टी शर्ट बनाने के लिए, इस टी शर्ट बनाने की फैक्ट्री में हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी, टी
शर्ट बनाने के लिए लेबर आए, ठीक है, उन लेबर को मैंने फैक्टर पेमेंट कर दी, पैसे दे दिए, ठीक है, फ्लो हो गया। इनके पास कैपेसिटी टू पे आ गई, पैसे देने की कैपेसिटी आ गई, क्योंकि उनको इनकी सैलरी मिल गई, वेजेस मिल गई है सबको। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने आके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करा, इन्होंने मेरी फर्म से आके वो टी शर्ट्स खरीद ली। तो मैंने उनको बदले में क्या दिया, उनको गुड्स दिए। टी शर्ट क्या एक गुड है, तो जब इन्होंने मुझे पैसे दिए टी शर्ट खरीदने के लिए, एक्सपेंडिचर करा इन्होंने, तो बदले में मैंने यहाँ से टी शर्ट इनको पैक करके पेपर बैग में डाल के दे दी। तो वो हो गई गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो। तो दुनिया में रियल फ्लो नहीं होता, मनी फ्लो नहीं होता, रियल फ्लो ऑफ मनी फ्लो का जो है मिक्सचर होता है, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हेयर यू कैन सी दिस फ्रॉम दिस डायग्राम ऑल्सो। यहाँ पे थोड़ा उल्टा बन रखा है। हाउस होल्ड सेक्टर क्या प्रोवाइड करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। फिर वो जो है क्या करते हैं, फैक्टर पेमेंट करते हैं। फैक्टर पेमेंट करते ही एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस होता है, और जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है वो गुड्स जो है वो हाउस होल्ड को लाकर प्रोवाइड कर देता है, ठीक है जी। समझ गए आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी। यहाँ पे हमारा चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। और बहुत बढ़िया वे में मैं आपको समझाने वाली हूँ। अगर आपने एग्रीगेट्स, तुम्हें कोई नॉलेज नहीं है ना नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स की, वो भी तुम्हें बहुत जल्दी से समझ में आ जाएंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट होगा हमारे ये चैप्टर का, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, मेरे पास पूरी स्लाइड रेडी है, बट मैं कोई स्लाइड स्टार्ट नहीं कर रही हूँ अभी। मैं तुम्हें डायरेक्ट यहाँ पे बताऊंगी, देखो कैसे बनते हैं हमारे रिलेटेड एग्रीगेट। रिलेटेड एग्रीगेट बनाने के लिए सिंपल तुम्हें स्टेप को फॉलो करना है। ये मुझे मेरे टीचर ने सिखाया था व्हेन आई वाज इन क्लास 12, मुझे आज तक याद है। इतना बढ़िया मेथड है, तो मैं आज आपको सिखा रही हूँ, जिससे आप भी बहुत अच्छे से समझ जाओ, कल को आप भी दूसरों की हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो ये मुझे मेरे टीचर ने सिखाया था क्लास 12 में, रिलेटेड एग्रीगेट्स को लर्न करने के लिए, ठीक है। बहुत बढ़िया मेथड है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, आपको मैं कह रही हूँ तुम्हें कुछ नहीं पता क्या होते हैं, तो मैं कह रही हूँ तुम्हें नहीं पता रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या होते हैं, तब भी आप रिलेटेड एग्रीगेट्स को इस वे में जो है धीरे धीरे समझ जाओगे। 4 बार आपको जी लिखना है। एग्रीगेट्स लर्न करने का ये बहुत आसान तरीका है। 4 बार आपको एन लिखना है। क्या लिखना है, 4 बार एक पेपर पे जी लिखो, 4 बार एक पेपर पे एन लिखो, ठीक है। उसके बाद आपको इस रिदम को फॉलो करना है, डीपी डीपी एनपी एनपी डीपी डीपी एनपी एनपी, ठीक है। क्या करना है, 4 बार जी लिखना है, 4 बार एन लिखना है, फिर लिखना है डीपी डीपी एनपी एनपी डीपी डीपी एनपी एनपी, ठीक है। यहाँ तुम्हारे रिलेटेड एग्रीगेट्स अभी बनने वाले हैं, ठीक है। यही होते हैं हमारे रिलेटेड एग्रीगेट्स 8। अभी इनमें कुछ कमी बाकी है। फिर क्या करना है आपको, पोस्टस्क्रिप्ट पता ना, वो तो छोटा सा नीचे लिख देते हैं। फिर आपको इस रिदम को फॉलो करना है, एमपीएफसी 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 एमपीएफसी। ये बन गए तुम्हारे रिलेटेड एग्रीगेट्स 8 के 8। जीडीपीएमपी जीडीपीएफसी, जीएनपीएमपी जीएनपीएफसी, एनटीपीएमपी एनडीपीएफसी, एनएनपीएमपी एनएनपीएफसी। ये होती है हमारी नेशनल इनकम। ये सारा चैप्टर ही तुम इसे ढूंढने के लिए पढ़ रहे हो, इस एनएनपीएफसी को। तो अब बताऊंगी तुम्हें ये जी क्या है, डी क्या है, एन क्या है, एनपी क्या है और एफसी क्या है। समझ गए रिलेटेड एग्रीगेट। दोबारा बनाते हैं सारे के सारे रिलेटेड एग्रीगेट। देखो ऐसे बनते हैं रिलेटेड एग्रीगेट। मैंने क्या कहा, रिलेटेड एग्रीगेट के लिए आपको क्या करना है, जी 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 जी, एन 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 एन, 4 बार जी 4 बार एन। फिर एक रिदम को फॉलो करना है, डीपी डीपी एनपी एनपी डीपी डीपी एनपी एनपी। फिर क्या लिखना है यहाँ पे, पोस्टस्क्रिप्ट, वो जो है छोटी वाली स्क्रिप्ट में लिखना है यहाँ पे एमपी एफसी एमपी, और जो है यहाँ एफसी आएगा, ठीक है। एफसी एमपी एफसी एमपी एफसी। अब इनका नामकरण करेंगे कैसे, जी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस, जी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस। जी मतलब क्या है, ग्रॉस। डीपी मतलब क्या है, डीपी मतलब है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डीपी मतलब क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डन। एनपी मतलब क्या है, एनपी मतलब है नेशनल प्रोडक्ट। एनपी मतलब क्या है गाइस, एनपी मतलब है नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये जो छोटे से एमपी लिखा है, एमपी मतलब है मार्केट प्राइस, ओके जी। एंड एफसी मतलब है फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ तुम्हें जो है
ये लर्न हो गए सारे रिलेटेड एग्रीगेट्स। अब इन्हें तुम बता सकते हो जीडीपी एमपीएस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, समझ गए ना, जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, एमपी मार्केट प्राइस। जीडीपीएफसी क्या हुआ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जीएनपीएमपी क्या हुआ, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट जो है मार्केट प्राइस, और जीएनपीएफसी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट जो है फैक्टर कॉस्ट। फिर एनएनपीएफसी क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होती है हमारी, ये एनएनपीएफसी होती है नेशनल इनकम। क्या हुआ ये, अच्छा एन तो बताया नहीं मैंने तुम्हें, एन स्टैंड्स फॉर नेट, एन स्टैंड्स फॉर नेट। एन किसके लिए स्टैंड करता है, नेट के लिए। ये जो एन आ रहा है ना यहाँ पे, एनडीपी एनडीपी एनएनपी एनएनपी, एन स्टैंड्स फॉर नेट। तो हमारी नेशनल इनकम क्या होती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये होती है नेशनल इनकम। सारा खेल ही हमारा चैप्टर में इसको ढूंढने का चल रहा है। डन, ये आ गए आपके रिलेटेड एग्रीगेट, समझ गए हर बच्चा, ये रिलेटेड एग्रीगेट्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि भाई ये एक रिलेटेड एग्रीगेट से दूसरे रिलेटेड एग्रीगेट में पहुंचना हो तो क्या करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं अपने स्लाइड से, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। अब तुम सारे रिलेटेड एग्रीगेट्स को जानते हो, जीडीपीएमपी, जीडीपीएफसी, जीएनपीएमपी, जीएनपीएफसी, नाउ यू नो, इनका नाम भी पता है तुम्हें, पूरा फुल फॉर्म में क्या होता है, ठीक है। अब हमें ग्रॉस और नेट के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, एंड ग्रॉस और नेट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको पहले इन्वेस्टमेंट समझनी पड़ेगी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, इन्वेस्ट करना, तुम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो अपने स्टडी में, लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इट रेफर्स टू द एडिशन मेड टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। जो स्टॉक ऑफ कैपिटल होती है उसमें जो एडिशन होता है उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एक शोरूम है, एक शोरूम वाला है, ठीक है, उसने बहुत सारी गाड़ियाँ रखी हुई है अपने शोरूम के अंदर, वो एक और गाड़ी खरीद के लाया बेचने के लिए, तो वो उसका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। वो क्या हो गया, वो उसका इन्वेस्टमेंट हो गया, उसने इन्वेस्ट कर दिया अपनी जो है गाड़ियों की इन्वेंट्री के अंदर, ठीक है। तो मेरी एक केचप की फैक्ट्री है, मैंने उसके लिए एक नई मशीनरी खरीदी जो बहुत तेज़ी से केचप बनाएगी, तो मैंने इन्वेस्ट करा है, सिंपल ये होता है हमारा इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट दो टाइप के होते हैं, ये देख लो आप, इन्वेस्टमेंट दो टाइप के होते हैं। इन्वेस्टमेंट दो तरीके से किए जाते हैं। इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड कैपिटल में करे जाते हैं, फिक्स्ड कैपिटल हो गया जैसे मशीनरी हो गई, मशीन के लिए जितना भी मैं इन्वेस्टमेंट करी हूँ वो फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और नेक्स्ट होता है इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे जितने भी टमाटर मैं खरीदूंगी अपनी केचप फैक्ट्री के लिए, तो वो होता है इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो इसको हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कितने, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक। तो ये एक वो बना लेते हैं हम डायग्राम। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक। ये दो टाइप की होती है इन्वेस्टमेंट, एक हो गई हमारी इन्वेस्टमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यानी कि जो मशीन खरीदी, और एक होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी कि जिसमें रॉ मटेरियल खरीदे थे। फिक्स्ड कैपिटल में मशीन खरीदी गई, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में क्या हो गई, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में जो रॉ मटेरियल खरीदा। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। कॉम्पोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, देयर आर टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड कैपिटल एंड दूसरा होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब जो हम रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट करते, ठीक है। अब आप समझो जो बेसिक दो इन्वेस्टमेंट पड़ती है हमें, जो हमें समझनी है वो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस और नेट का डिफरेंस समझना है हमारे को। तो इसका एग्जांपल ना मैं हमेशा ना गाड़ियों से बताती हूँ। हाँ जी, तो मैं गाड़ियों से एग्जाम्पल देती हूँ इसका, कि ग्रॉस और नेट का डिफरेंस अगर पता लगाना है क्या होता है तो वो आप गाड़ियों से समझ सकते हो बहुत आसान से। मैंने कहा तुमने 2021 के अंदर एक स्कॉर्पियो खरीदी 20 लाख की, ठीक है। तुमने एक काले रंग की बेहतरीन सी स्कॉर्पियो खरीदी, वो काली शीशे वाली, कितने की खरीदी, 20 लाख की खरीदी। अब चल रहा है भाई साहब 2024, आज मैं कह रही हूँ तुम्हारा मन करे यार इसे बेचते हैं, नई गाड़ी खरीदेंगे, तो अब तुम उसे बेचने जाओगे तो उसकी वैल्यू क्या 20 लाख ही होगी, आज भी 20 लाख की बिकेगी तुम्हारी, नहीं। तुम कहोगे नहीं दीदी अब तो थोड़ी सस्ती बिकेगी, यूज़ कर चुके हैं हम उसको इतने समय तक, काफ़ी समय चल गई है, वेयर एंड टीयर हो गया है उसका, ठीक है, तो अब थोड़ी सस्ती बिकेगी दीदी। अब हम मान के चले चलो 15 लाख की बिक जाएगी हमारी। तो यहीं पे तुम जब ये बातें करते हो ना अपनी डेली लाइफ में, मैंने सुना है बच्चों को बहुत गाड़ियों पे डिस्कशन करते हुए, यहीं तुम ग्रॉस और नेट सब पता होता है तुम्हारे को, बस तुम्हें टेक्निकल टर्म्स जानने हैं। तो यहाँ पे जो स्कॉर्पियो जब तुमने खरीदी शोरूम से जाके, या जिस दिन पहले दिन जब तुमने अपनी गाड़ी खरीदी 2021 में, तो जो इसकी ये 20 लाख वैल्यू थी, इसे हम कहते हैं ग्रॉस वैल्यू। क्या कहते हैं इसे हम, ग्रॉस वैल्यू कहते हैं। बट आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम, अब जब 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, तो 2024 आ गया है, अब इतना समय जब बीत गया, अब तुम्हारी गाड़ी की वैल्यू कितनी हो गई, 15 लाख हो गई। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम गाइस नेट वैल्यू। ये क्या होती है, ये होती है नेट वैल्यू,
ठीक है। अब ये जो डिफरेंस आया ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू का कितना हुआ, सिंपल मान लो ग्रॉस वैल्यू कितनी थी आपकी 20 लाख, नेट वैल्यू आप की गाड़ी की अब कीमत कितनी बची है 15 लाख, ठीक है। तो क्या डिफरेंस आया, इस डिफरेंस को इमेजिन करते हैं, इमेजिन नहीं सॉल्व करेंगे, देखेंगे कितना आया। तो ग्रॉस वैल्यू कितनी थी हमारी 20 लाख, ठीक है। डिफरेंस जानने के लिए क्या करेंगे हम, ग्रॉस वैल्यू में से नेट वैल्यू को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ग्रॉस वैल्यू कितनी थी आपकी ग्रॉस वैल्यू थी 20 लाख, ठीक है, और नेट वैल्यू आपकी कितनी है 15 लाख है। तो आपके पास डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस आया 5 लाख का, ठीक है। अब ये जो 5 लाख का डिफरेंस आया ग्रॉस और नेट का, इसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। बहुत सारे बच्चों को पता भी है डेप्रिसिएशन का मतलब, जिनको नहीं पता है बताती हूँ। डेप्रिसिएशन होता है जो कॉस्ट कम होती रहती है चीज़ों की दिन पर दिन, या जो उन पे मरम्मत के लिए उन पे खर्चा करा जाता है। जब 2021 में गाड़ी ली थी तो आज 2024 में उसकी कीमत कम क्यों हो रही है, क्यों भाई क्यों कम हो रही है, क्योंकि वो डेप्रीसिएट हो चुकी है, तुम उसे यूज़ कर चुके हो, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना होता है हमारे को ग्रॉस से नेट में जाने के लिए, आपको डेप्रीसिएशन को घटाना होता है, और नेट से ग्रॉस में आने के लिए आपको डेप्रीसिएशन को ऐड करना होता है। ये समझ लो, ये जीएनपी एनपी एनएनपी एनपी जो पढ़ा है ना, इन सब में ये ग्रॉस और नेट का ही मांजरा है सारा का सारा। अब अगर मैं कह रही हूँ तुम्हें जीएनपी एमपी से अगर एनएनपी एमपी पे जाना है तो क्या करोगे तुम्हें पता है, जी मतलब था, दीदी ने बताया था ग्रॉस, और एन मतलब है नेट है, बाकी तो सब सेम है ना। तो हमें पता है भैया अगर हम ग्रॉस से नेट में जाना है, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें माइनस कर देंगे हम डेप्रिसिएशन को, तो हम ग्रॉस से नेट में पहुंच जाएंगे। ये अभी भी समझ में नहीं आया, दोबारा दिखाती हूँ आपको। ये देखो आप, अब हम पूरा फॉर्मूला बना लेते हैं अपना। हमने देखा है यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू कितनी है, ग्रॉस वैल्यू है हमारी 20 लाख, इस पे प्लस कर दिया हमने अपना जो है, माइनस कर देंगे अगर इसमें से हम अपना डेप्रीसिएशन जो 5 लाख का है, तो हम आ गए ना अपनी नेट वैल्यू पे, हम अपनी नेट वैल्यू पे आ गए ना, हाँ जी आ गए। 20 लाख की हमारी स्कॉर्पियो थी, डेप्रीसिएशन हुआ इस पे अपने 5 लाख का, ठीक है। तो 5 लाख का डेप्रीसिएशन करते ही इसकी वैल्यू 15 लाख हमारी पहुंच गई। तो आपको फॉर्मूला पता चल गया, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हमें डेप्रीसिएशन माइनस करना होता है। ग्रॉस वैल्यू में डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड होता है, नेट वैल्यू में डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड नहीं होता। तो अगर ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू में जाना है, ग्रॉस से नेट में जाओगे डेप्रीसिएशन घटाओगे, नेट से ग्रॉस में आओगे डेप्रीसिएशन बढ़ाओगे। तो इस रिदम को याद कर लो, ग्रॉस से नेट में जाएंगे डेप्रीसिएशन घटाएंगे, नेट से ग्रॉस में आएंगे डेप्रीसिएशन लगाएंगे, ठीक है। नेट से ग्रॉस में आने के लिए डेप्रीसिएशन लगाना होगा, मतलब नेट में डेप्रीसिएशन प्लस कर देंगे तो ग्रॉस वैल्यू आ जाएगी, और ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या करना है, डेप्रीसिएशन घटाएंगे, यानी कि अगर ग्रॉस में से नेट पे जाना है तो डेप्रीसिएशन को माइनस कर दो, आप नेट पे पहुंच जाओगे। अब सब इरेज कर रही हूँ, आ गया गाड़ियों की मदद से एग्जाम्पल समझ। ये देखो, ग्रॉस माइनस डेप इज इक्वल टू नेट, और नेट प्लस डेप इज इक्वल टू ग्रॉस। एंड नाउ यू नो वाई, क्यों, क्योंकि जो ये डेप्रीसिएशन है, जैसे 20 लाख की हमारी गाड़ी की एक्चुअल वैल्यू थी, तो उस पर 5 लाख का डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे, तो नेट मतलब आज की दिस टाइम की वैल्यू पे आ जाएंगे हम उसकी, और नेट प्लस जो है डेप्रीसिएशन कर देंगे अगर हम, तो हम उसकी टोटल वैल्यू पे आ जाएंगे जो हो गई उसकी ग्रॉस वैल्यू। समझ गए जी आप। ये देखो, यही चीज़ देखो इतने तरीक़ों से यहाँ पे मैंने पूरी स्लाइड में लिख रखी है, तुम इसे नोट्स में से रीड कर लेना, तुम्हें समझ में सब आ चुका है। तो ग्रॉस वैल्यू मतलब क्या होता है, नेट वैल्यू प्लस डेप्रीसिएशन, और जो है नेट वैल्यू क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू माइनस डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रीसिएशन, और नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन। ये देखो, ये कन्वर्जन को ऐसे याद रख लो, ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन नेट, नेट प्लस डेप्रीसिएशन करा तो ग्रॉस। तो ये आपके सीबीएसई के स्टडी मटेरियल की फोटो है, ये बना लो ऐसे एरो करके। ग्रॉस में से डेप्रीसिएशन माइनस करा तो नेट पे आ गए, नेट में से डेप्रीसिएशन प्लस करा तो ग्रॉस पे आ गए। आ गया ग्रॉस नेट डेप्रीसिएशन, सब समझ में। डेप्रीसिएशन क्या होता है अब एक बार देख लो। अब डेप्रीसिएशन होता क्यों है, एक डेप्रीसिएशन की बहुत अच्छी खासी आप डेफिनेशन देख लो, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन क्या होता है, डेप्रीसिएशन रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। गाड़ी आपकी फिक्स्ड एसेट थी, उसकी वैल्यू के फॉल को हम डेप्रीसिएशन कहते हैं। क्यों होता है वो, नॉर्मल वेयर एंड टियर यूज करने से किसी चीज को, पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता रहता है चीज डेप्रीसिएट होती रहती है, एंड अनफोर्सिन ऑब्सोलीजेंस, यानी कि कोई अनएक्सपेक्टेड चीजों की, जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रॉस
ग्रॉस वैल्यू जो होती है उसका डेप्रिसिएट वो होती है वियर एंड टीयर से। दूसरा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है, जैसे टाइम बढ़ रहा है, पेंट खराब होगा गाड़ी का, बारिश में खड़ी है, कभी शीशा टूट गया, कुछ हो गया, डेप्रिशिएट होती है उसकी वैल्यू। और साथ ही के साथ में चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से भी, जो आईफोन 13 तुमने खरीदा था पिछले 1-1.5 साल पहले, समझ लो 13 कब आया, 2 साल हो गए 13 को आए हुए, जो 13 तुमने खरीदा तो आज उसकी वैल्यू कुछ कम है। आज जब तुम मार्केट में तुमने उसे 70 का खरीदा था तो वो 70 का नहीं बिकेगा, 60 का बिक जाएगा, 65 का बिक जाएगा। चलो बहुत ज़्यादा, बहुत आईफोन का क्रेज़ हो रहा है, ठीक है, बट कुछ कम का तो बिकेगा। क्यों? क्योंकि चेंज इन टेक्नोलॉजी हो गई है, अब आईफोन 15 आ चुका है, समझ गए। तो चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से भी जो है, जैसे गाड़ियों के मॉडल बदलते रहते हैं तो तब भी गाड़ी की वैल्यू कम होती है। तो वो उसमें क्यों हो रही है? डेप्रिसिएशन में चेंज इन टेक्नोलॉजी भी होती है। अब आईफोन 15 इतने का मिल रहा है तो 14 की जो है प्राइस थोड़ा सा कम क्यों करती है कंपनी? खुद भी तो कंपनी कम करती है। 15 आती, 14 का प्राइस थोड़ा सा, हाँ बहुत नहीं करते, थोड़ा सा कम कर दिया। क्यों? क्योंकि डेप्रिशिएट हो जाता है प्रोडक्ट विद द चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑल्सो। भाई अब तो ये टेक्नोलॉजी आ गई, अलग आ गई थोड़ी टेक्नोलॉजी। तो डेप्रिसिएशन ग्रॉस का पूरा आप कॉन्सेप्ट समझ गए। अगर यहाँ पे ये वाला स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो इसका, ग्रॉस वैल्यू इज इक्वल टू नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन एंड नेट वैल्यू इज इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये जीडीपी एमपी जीडीपी एफसी में आपको पता है, जब आप जीडीपी एमपी से डेप्रिसिएशन घटाओगे तो एनडीपी एमपी पे आ जाओगे, जीडीपी एफसी से डेप्रिसिएशन घटाओगे तो एनडीपी एफसी पे आ जाओगे, वहीं पे प्लस कर दोगे इनको तो उन तक पहुंच जाओगे, ठीक है। अब आपको ग्रॉस नेट वाला एग्जांपल पूरा समझ में आ गया। क्वेश्चन करते हैं, फाइंड जीडीपी इफ एनडीपी इज इक्वल्स टू 350 करोड़ एंड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 100 करोड़। तो हमें पता है क्या होगा जीडीपी पे जाने के लिए, ग्रॉस पे जाने के लिए हम एनडीपी प्लस डेप्रिसिएशन कर देंगे, नेट प्लस डेप्रिसिएशन। 350 करोड़ में 100 करोड़ मिला है, 450 करोड़ आ गई हमारा जीडीपी, ठीक है। फिर फाइंड एनडीपी, यहाँ एमपीएफसी नहीं लिखा है, वो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए नहीं लिखा है, खाली हम अभी इसकी बात कर रहे हैं। फाइंड एनडीपी, एनडीपी के लिए जीडीपी गिवन है 500 करोड़ और डेप्रिसिएशन गिवन है 50 करोड़, ठीक है। तो एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, 500 माइनस 50 करोड़ इज इक्वल टू 450 करोड़, ठीक है। इन सब के नीचे लिख दो, देखो मार्केट प्राइस इक्वल होना चाहिए, ये नहीं कि एमपी से एफसी में ऐसे चले जाओगे आप, नहीं, ये सब मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर रहे हो आप, एमपी एमपी एमपी, ठीक है। समझ गए? अब आप इसका मीनिंग समझ गए हो। वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने को कभी अगर आ जाए तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैलकुलेट होती है वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट अपॉन एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन। जैसे कि मैंने क्या कहा था, हमारी गाड़ी की वैल्यू कितनी थी, 20 लाख थी, उस स्कॉर्पियो की वैल्यू 4 साल हो गए हमारे, 20 से 24 में आने में कितने साल हो गए, 4 साल हो गए। लाइफ स्पैन कितना हुआ, 4, तो क्या हो गया ये 4 5 20, 5 लाख रुपए डेप्रिसिएशन आ गया जी। समझ गए डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट अपॉन एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन ऑफ फिक्स्ड ईयर या नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे। तो 20 लाख की स्कॉर्पियो तो 2020 मिली, 2024 4 साल बीत गए, 4 साल बाद कितनी वैल्यू हो गई, डिवाइड करा, आ गया 5 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगा है। डेप्रिसिएशन घटा दोगे नेट वैल्यू पे आ जाओगे, खत्म, कंप्लीट, आ गया ग्रॉस नेट। अब ग्रॉस नेट के बाद जो है हमने GGGGNN समझ लिया। अब GGGGNN के बाद क्या रिदम थी हमारी, DPNP। अब सीखते हैं DP और NP का कन्वर्जन्स कैसे होते हैं। तो इसको समझने के लिए DP होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, NP होता है नेशनल प्रोडक्ट। तो इसको समझने के लिए हमें पहले डोमेस्टिक टेरिटरी को समझना पड़ेगा, और वो क्या होती है चलो पढ़ते हैं। तो आगे पढ़े, आई होप आपको सब कुछ चीज समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोबारा, ये खेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेशनल इनकम सीखने के लिए, ग्रॉस से नेट में जाने वाला और ये जो अभी आगे पढ़ाने वाली हो। एक आखिरी रिवीजन ग्रॉस और नेट के कॉन्सेप्ट का, ग्रॉस में से डेप घटा के नेट पे आते हैं, ऐसी फिगर डायग्राम आप भी बनाना सीख लो। नेट में डेप्रिसिएशन प्लस करा तो हम आ गए ग्रॉस वैल्यू पे। ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे जाना क्यों सीखना है, जब GNP NP से DNNP NP पे जाना होगा तो तब डेप्रिसिएशन को माइनस और प्लस जो भी है वो हमें करना होगा, ठीक है जी। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे कि आप नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे कैसे जाओगे और डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे कैसे आओगे। वो सब जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि भैया डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, टेरिटरी क्या है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जानने के लिए और नेशनल प्रोडक्ट जानने के लिए आपको पहले जानना होगा कि भाई क्या कमाई करी जाती है पूरे देश के अंदर, तो पूरे देश की पूरी टेरिटरी कितनी है, दैट यू हैव टू नो, ठीक है। तो सबसे पहले डोमेस्टिक टेरिटरी की अगर हम बात करें, नेशनल इनकम जानना है आपको, ठीक है। आप ये सब क्यों कर रहे हो, ये सब आप कर रहे हो नेशनल इनकम जानने के लिए। तो नेशनल इनकम मतलब नेशन की इनकम, मतलब हमारे पूरे कंट्री की इनकम। तो पहले यहाँ कंट्री तो जानो, दैट कंट्री कहाँ तक किस किस की कमाई दिखते हैं हम। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में सबसे पहले
हमारा कंट्री का पूरा लैंड मास आ जाता है, पूरी की पूरी हमारी कंट्री आ गई। जैसे ये हमारी कंट्री का मैप है, ये यहाँ से, तो पूरी की पूरी हमारी कंट्री जो है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। जो भी पैसा कमाया गया है हमारी कंट्री के अंदर, हमारी लैंड मास के अंदर, वो इसमें इंक्लूड होगा। दूसरा, हमारी जो बेस लाइन से जो है 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो ओशन एरिया होता है वो भी हमारी कंट्री की टेरिटरी में आता है। ठीक है, जैसे कि हमारी कंट्री की बेस लाइन है, ठीक है, यहाँ पे ओशन है, यहाँ पे एक ओशन है, हमारा दूसरा ओशन है, पता है ना, यहाँ बे ऑफ बंगाल है हमारी और अरेबियन सी है। ठीक है, ये अरेबियन सी हो गई, इधर बे ऑफ बंगाल हो गया, ओशन आ गया यहाँ पे। तो लैंड मास के साथ में हमारा जितना भी ओशन होता है 12 नॉटिकल माइल तक का, अब जैसे इंडिया की ये बेस लाइन है तो इससे 12 नॉटिकल माइल आगे तक का जितना ओशन है वो इंडिया को होता है। तो हमारा ओशन अप टू 12 नॉटिकल माइल वो इंडिया का है। तो जो भी कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ 12 नॉटिकल माइल तक के ओशन में चल रही है उसकी सारी कमाई किसकी है? हमारी है जी, हमारा है वो ओशन। हमारी इंडिया की बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक जो डिस्टेंस होता है उसमें जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है उसकी कमाई हम अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में जोड़ेंगे। ठीक है, और क्या, एम्बेसी की, एम्बेसी में जो भी कमाई हो रही है, जो भी कुछ एम्बेसी में चल रहा है इंडिया की, वो हम अपने डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा मानते हैं, चाहे वो एम्बेसी कहीं भी हो। जैसे सपोज करो हमारी एक एम्बेसी है यूएई में, ठीक है, यूएई में हमारी एक एम्बेसी है, एक एम्बेसी है मेरी जापान में, ठीक है, मेरी मतलब मेरी कंट्री की, आई एम इंडियन, तो हमारी एक एम्बेसी है जापान के अंदर, जापान है, जापान की पूरी कंट्री है, जापान के लैंड मास के ऊपर हमारी इंडिया की एम्बेसी है। तो अब तुम क्या कहोगे, ये एम्बेसी किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी? तुम कह सकते हो दीदी जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी, क्योंकि जापान में खुली हुई है इंडिया की एम्बेसी। नहीं, अगर हमारी एम्बेसी, इंडिया की एम्बेसी जापान के अंदर खुली है और ये एम्बेसी है तो ये एम्बेसी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट करी जाएगी। हमारी एक एम्बेसी खुली हुई है, इंडिया की एक एम्बेसी खुली हुई है फ्रांस के अंदर। कहाँ पे? फ्रांस के अंदर, जहाँ वो पेरिस है ना आईफल टावर वाला, ठीक है, फ्रांस के अंदर हमारे इंडिया की एम्बेसी खुली हुई है। तो वो एम्बेसी किसकी होगी? फ्रांस के अंदर है फ्रांस की डोमेस्टिक टेरिटरी में, बट फिर भी अगर इंडिया की एम्बेसी है तो वो इंडिया की मानी जाएगी। अब अपनी कंट्री में बात करते हैं। ये हमारी कंट्री का लैंड मास है, ठीक है, यहाँ हमारी कंट्री के पूरे लैंड मास पे यहाँ पे एक जापान की एम्बेसी खुली हुई है, इंडिया के अंदर जापान की एम्बेसी खुली है। इस एम्बेसी को किसका कहोगे तुम? ये इंडिया की है? नहीं, ये जापान की है। जापान की एम्बेसी चाहे इंडिया के वो जो है लैंड मास पे खुली हो, बट वो जापान की होगी। ऐसे ही हमारी कंट्री की जितनी भी एम्बेसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड है, हर कंट्री में हमारी एम्बेसी होगी, फ्रांस में भी है, यूके में भी है, हर जगह है। जहाँ जहाँ पे हमारी एम्बेसी है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी मानी होती है, वहाँ जाके वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है उस पर्टिकुलर कंट्री में। तो एम्बेसीज भी डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है, किसकी? इंडिया की एम्बेसी। और नेक्स्ट क्या आता है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर? हमारे सी वेसल्स, शिप्स, ऑयल टैंकर्स इन इंटरनेशनल वाटर। ठीक है, अब सपोज करो ये समुद्र है, ये क्या है? ये सी है। कहाँ के पास का है? ये भैया साउथ अमेरिका के पास का समुद्र है, ठीक है। बट इस समुद्र में एक शिप चल के जा रहा है, इसमें बहुत सारा तेल है, बहुत सारी स्पाइसेस है, समझ लो, तेल नहीं कहेंगे हम, कहेंगे कॉफ़ी और टी है, इसके अंदर भरी पड़ी है, शिप है, कार्गो शिप। ये शिप इंडिया का है, बट घूम रहा है साउथ अफ्रीका के वाटर्स के अंदर। आप मान लो साउथ अफ्रीका देश है ना, उसके पास में से समुद्र है, उसके समुद्र में हमारा एक शिप घूम रहा है। तो ये शिप किसका हो गया? साउथ अफ्रीका का हो गया, उनके शिप पानी में चला गया तो नहीं, हमारा शिप है। तो हमारे जितने भी ऑयल वेसल्स हमारा सामान लेके एक्सपोर्ट करने के लिए जितने भी घूम रहे हैं इधर से उधर, जितने भी दुनिया के जिस भी वाटर्स के अंदर, तो वो भी हमारे होते हैं, ठीक है। तो अभी ये नोट फॉर्म में दिखा दूंगी तो और समझ जाओगे। तो क्या हुआ? लैंड मास जितना भी हमारा है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी हुई, तो जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है हमारे लैंड मास में वो नेशनल इनकम में आएगी। नेक्स्ट, हमारे 12 नॉटिकल माइल्स तक में जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है वो हम काउंट करेंगे। एम्बेसीज में जो भी वो हमारी हो रहा है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है। नेक्स्ट, जितने भी हमारे सी वेसल्स हैं, एक शिप हमारा चाइना के वाटर में घूम रहा है, चाइना के समुद्र में एक शिप जा रहा है, रशिया हमारा, तो क्या वो चाइना का हो गया? वो शिप, उसका पैसा चाइना? नहीं, वो हमारा है, चाइना के पानी में घूम रहा है, तो क्या हुआ? वेसल तो हमारा है, कमाई तो हमारे को देगा वो, ठीक है। और कौन आते हैं हमारे इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडियंस, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, या फिर आपको नॉर्मल रेजिडेंट, सिंपल। नेक्स्ट हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट कौन? तुम नॉर्मल रेजिडेंट हो, मैं नॉर्मल रेजिडेंट हूँ। अगर हम 1 साल से ज़्यादा अपनी कंट्री में रह रहे हैं, एक कंट्री ए है, ठीक है, एक कंट्री बी है, ठीक है, एक
कंट्री ए है, एक आदमी है नॉर्मल रेजिडेंट है वो कंट्री ए का, ठीक है, वो कंट्री ए का नॉर्मल रेजिडेंट है, वो 1-1.5 साल से कंट्री ए में ही है, सारी कमाई भी जॉब भी इसकी कंट्री ए में ही है, जो पैसा कमाता है उसको खर्च भी कंट्री ए में ही कर देता है, इसका सारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट कंट्री ए में ही है, तो मतलब ये कंट्री ए का नॉर्मल रेजिडेंट है। वहीं पे मैं कह रही हूँ ये एक इंसान है, ये एक आदमी है, रहने वाला तो ये कंट्री ए का है, बट जॉब करने यहाँ कंट्री बी में बाहर गया हुआ है, पैसा बी में कमाता है, बी में ही खर्च करता है, थोड़ा बहुत पैसा अपने घर भिजवा देता है, तो वो कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हुआ, वो एनआरआई हो जाता है। वो कौन हो जाते हैं? वो एनआरआई हो जाते हैं, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट दूसरी कंट्री में है। बट हम डोमेस्टिक टेरिटरी में किसको कंसिडर करते हैं? नॉर्मल। जैसे तुम्हारे पिताजी, मेरे पिताजी तो नॉर्मल रेजिडेंट है, उनका अपना जो पूरे के पूरा उनका फर्म है वो इंडिया में है, कमाई भी यहीं होती है, खर्चा भी हम सारा इंडिया में ही कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन भी हमारा इंडिया में हो रहा है, कंजम्पशन भी इंडिया में हो रहा है, और जो है सब कुछ इंडिया में हो रहा है। तो मेरे पापा कौन हो गए? वो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया के। मैं कौन हूँ? मैं इंडिया में पढ़ा रही हूँ, मैं टीचर, मैं इंडिया में पढ़ा रही हूँ आप सबको, ठीक है, जो पैसा कमाती हूँ उसको यहीं पे खर्च करती हूँ सारे के सारे को, तो मैं नॉर्मल रेजिडेंट हूँ। तो नॉर्मल और 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड मैटर करता है। नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं? जो 1 साल से ज़्यादा एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अपनी कंट्री की रह रहे हैं और सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी वहीं करें, कमाने से लेके खर्च करने तक, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी समझ गए, डोमेस्टिक टेरिटरीज के क्या क्या कंपोनेंट्स हो गए, अब जरा थोड़ा नोट्स में देख लेते हैं जिससे लर्न कर पाओ। तो डोमेस्टिक टेरिटरी इज अ ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। स्कोप क्या होता है? पूरा का पूरा पॉलिटिकल फ्रंटियर, वाटर हो गए हमारा जितना हमारा पूरा लैंड मास, एम्बेसीज जितनी भी हो गई वो आती है हमारी, शिप, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्री, हमारे जितने भी शिप्स इधर उधर घूम रहे हैं, एयर वेसल घूम रहे हैं, फिशिंग वेसल भी मैंने शिप कराया था ना, कोई भी टाइप का फिर हमारा शिप जा रहा हो, चाहे मछली पकड़ने गया हो, चाहे तेल लेके गया हो, हमारा है, किसी के भी वाटर में हो हमारा ही रहेगा, वो होता है। एंड नॉर्मल रेजिडेंट, जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट है वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट इज अ पर्सन या फिर इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन दैट कंट्री एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में है, और इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब क्या है? दैट रेजिडेंट लिव्स और लोकेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। मेरा घर भी इंडिया में है। द रेजिडेंट कैरीड आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन फ्रॉम दैट लोकेशन। मेरी अर्निंग भी इंडिया से हो रही है, मैं स्पेंड भी इंडिया में करती हूँ, और जो पैसा बचता है उसे जमा भी इंडिया के ही बैंक में कराती हूँ, ठीक है। हिज सेंटर ऑफ इंटरेस्ट लाइज इन कंट्री, मेरा जो भी इंटरेस्ट है मेरी कंट्री में ही है, मैं कंट्री की नॉर्मल रेजिडेंट हूँ। मेरे भैया बट बाहर है, मेरा भैया दुबई है, उसका दुबई में बिजनेस है, वो यहाँ नहीं रहता है, वो दुबई रह रहा है, दुबई में बहुत कमाई करता है, ठीक है, हमारे को भी पैसे भिजवाता है, बट ये नहीं है उसका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट दुबई में, ही सेटल्ड इन दुबई, उसकी फर्म है अपनी दुबई में, वो दुबई में कमाई करता है, तो वो कौन हो गया? वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हुआ, क्योंकि वो तो दुबई में कमाई कर रहा है, उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक दुबई में है। मैं हूँ इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट, क्योंकि मैं इंडिया में काम कर रही हूँ, ठीक है। तो समझ गए अब आप? तो डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या हो गई, हमें समझ में आ गया। अब डोमेस्टिक टेरिटरी के बाद नेक्स्ट हमें जानना है ये दोनों बहनों को, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में और फुल मार्क्स मिलेंगे, बस ये डिफरेंस लिख देना है। फैक्टर इनकम मेहनत की कमाई, ट्रांसफर इनकम रिफंड की कमाई है जी, ठीक है। फैक्टर इनकम मेहनत करी, मैं मेहनत करी, तुम्हें पढ़ा रही हूँ, कोचिंग है मेरी, बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रही हूँ, 500 600 बच्चों का बैच ले रही हूँ, उन्हें पढ़ा रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, वो मुझे फीस देते हैं, वो मेरी फैक्टर इनकम है। बट क्या हुआ? ट्रांसफ़र इनकम भी मुझे मिल जाती है। कब मिलती है? जब भी मैं जो है मेरे से मेरे कोई रिश्तेदार मिलने आए, समझ लो, ठीक है, वो मुझसे मिलने आए, उन्होंने मुझे जाते हुए मेरी एक मान लो कि मेरी एक बुआ जी हैं, उन्होंने जाते हुए मेरे को 2000 रुपये दे दिए, ले सिमरन अपने लिए कुछ भी पसंद का खरीद लियो। तो वो क्या हो गई? वो मेरी ट्रांसफर, वो फ्री फंड, मेहनत थोड़ी करी मैंने, मुझे मिल गई वो इनकम। मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई गवर्नमेंट से, ठीक है, तो वो मेरी ट्रांसफर इनकम है। स्कॉलरशिप में क्या मिलता है आपको? उस वाले कोर्स की फीस नहीं देनी होगी ना, पैसा गवर्नमेंट भर दिया स्कॉलरशिप में, तो स्कॉलरशिप क्या है? ट्रांसफर। तुम कहोगे दीदी आपने मेहनत करी, आपने पढ़ाई करी, मेहनत है? नहीं, पर वो पढ़ाई वाली मेहनत को मेहनत नहीं कहेंगे, वो स्कॉलरशिप हमारी ट्रांसफर इनकम हो गई, समझ गए। जितने भी ओल्ड एज लोग जिन्हें पेंशन मिलती है वो ट्रांसफर इनकम है, वो फ्री फंड की इनकम, ठीक है। इसे मैंने टैग लाइन दिया, ट्रांसफर इनकम, फ्री फंड की इनकम, फैक्टर इनकम मेहनत की कमाई। आपके पापा बिजनेसमैन है, आपके पापा सर्विसमैन है, जॉब कर रहे हैं, मम्मी है, पापा जो भी मान लो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रोज 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, या पूरा दिन बिजनेस, संडे को भी टूर पे गए हुए हैं जी, तो वो क्या करें? मेहनत कर रहे, कमाई कर रहे, जो पैसा वो कमा के ला रहे हैं, पापा आपके, मम्मी आपके, वो फैक्टर इनकम है। वहीं पे तुम्हें जाते हुए चाचा दादा मामा मामी कोई भी 1000 रुपये देगा, 100 रुपये देगा, 200 रुपये देगा, वो तुम्हारी ट्रांसफर इनकम है, फ्री फंड की कमाई, समझ गए।
कोई स्कॉलरशिप किसी को मिल गई, वो उसकी ट्रांसफर इनकम है, फ्री फंड की कमाई। किसी को अब डोनेशंस मिलती है, जैसे सपोज करो मेरी एक एनजीओ है जहाँ पे मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को बढ़ावा देती हूँ, तो वहाँ पे कोई बहुत बड़े कोई इंसान है, वो काफ़ी पैसे वाले, उन्होंने कहा आपका इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, वो मुझे डोनेशन देगा 10 करोड़ की कि आप लगाओ बढ़िया बढ़िया स्कूल्स खोलो बच्चों के लिए। तो वो 10 करोड़ की क्या आई, डोनेशन आई। तो वो मेरी फैक्टर इनकम नहीं है, वो मेरी ट्रांसफर इनकम है। उस पैसे को कमाने के लिए मैंने मेहनत नहीं करी, कोई गुड नहीं बनाया, कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया, वो मुझे डोनेशन मिल गई। तो डोनेशंस आती है ट्रांसफर इनकम। मैं बात समझ गए? फैक्टर इनकम मेहनत की कमाई, और ट्रांसफर इनकम जो है इसको ऐसे मतलब वो नेगेटिव वे में मत लेना, मतलब जिसके लिए मेहनत नहीं करी, फ्री फंड की कमाई। ठीक है, तो इसको रीड कर लेते हैं। इट इज अर्न बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। फैक्टर इनकम क्या है? जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कमाते हैं ना, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ये हो गया। ट्रांसफर इनकम क्या है? इट इज रिसीव बाय नॉर्मल पीपल, ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री। हमारी जैसे हम कभी हम देखते हैं भैया नेपाल में अर्थक्वेक आया तो हमने उनको डोनेशंस दी, तो या फिर हमारे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई तो अमेरिका ने हमें कुछ डोनेशन दे दी, तो कंट्रीज़ को भी डोनेशन मिलते हैं, कंट्रीज़ को भी गिफ्ट्स मिलते हैं, कंट्रीज़ को भी ग्रांट्स मिलते हैं। तो ट्रांसफर इनकम क्या है? इट इज रिसीव बाय नॉर्मल रेजिडेंट पीपल, ऑर्गेनाइजेशन लाइक गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड डोनेशन। ये क्या है? इनकम रिसीव विदाउट रेंडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। वो मैं कह रही हूँ ना, फ्री फंड की कमाई मतलब आपने कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं दी है, आपने कोई गुड नहीं बनाया, ना ही आपने कोई मेहनत करके सर्विस दी है, तब भी आपको ये पैसा मिलेगा, वो ट्रांसफर इनकम। इट इज़ अर्न ड्यू टू सम प्रोडक्शन प्रोसेस डिफरेंस। इट इज़ रिसीव विदाउट एनी। अब इसमें प्रोडक्शन मेरे पापा की कपड़े की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, वहाँ पे कपड़ा बनता है, हमारी बहुत सारे कपड़ा बनता है, वहाँ पे हम काम करके पैसा कमा रहे हैं, अपना प्रोडक्ट जनरेट करके, तो इसलिए हम लोग फैक्टर इनकम कमाते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, मैं तुम्हें सर्विस दे रही हूँ, आई एम टीचिंग यू, क्या है? आप लोगों को क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, वो एक फैक्टर सर्विस है। बट वहीं पर मुझे जाते जाते मेरी जो है दूर वाले तो कहाँ देंगे, मेरी कोई चाची हैं, उन्होंने मुझे दे दिए भैया 2000 रुपये, जाते जाते 3000 रुपये दे दिए, 5000 रुपये दे दिए, 500 दे दिए, चलो। तो उसमें मैंने कोई प्रोडक्शन तो नहीं करा, मैंने कोई मेहनत तो नहीं करी। हाँ, वो चाय पानी उन्हें पिलाया होगा, ठीक है, बहुत सारी बातें करी होगी बैठ के, वो अलग चीज़ है, बट कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं बनाया ना, तो वो पैसे जो मिला वो हो गई हमारी ट्रांसफर इनकम। ठीक है, इट इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड। फैक्टर इनकम नेशनल इनकम इंक्लूड होती है, ये नहीं होती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल स्कॉलरशिप, गिफ्ट्स, ग्रांट, डोनेशन, एड, इसका रेंट, इंटरेस्ट, वेज, प्रॉफिट, ये 2 साइडेड है, ये 1 साइडेड कॉन्सेप्ट है, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, ये होगा। समझ गए? डिफरेंस क्वेश्चन आंसर्स वाली पीडीएफ में से पढ़ लेना। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम समझ में आ गई, नॉर्मल रेजिडेंट समझ में आ गए, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम का डिफरेंस समझ में आ गया। अब आते हैं इन बहन पे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। जैसे हमें डेप्रिसिएशन बाबा ने बहुत हेल्प करी थी ना ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब अगर तुम्हें DP से NP में जाना हो, यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में अगर आपको जाना हो, तो ये NFIA के बिना आप नहीं जा सकते। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड NFIA क्या है। तो क्या है NFIA? NFIA है फैक्टर इनकम अर्नड बाय अ रेजिडेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। कुछ समझ नहीं आया? मुझे खुद ही नहीं आया, तो मैं समझाती हूँ अभी तरीके से, रुको। तो NFIA की फुल फॉर्म होती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या होता है NFIA? नेट फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम मतलब मेहनत की कमाई, फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि जितना पैसा हमने अब्रॉड से कमाया मेहनत करके, उसको हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जैसे मेरी जो केचप वाली जो ब्रांड है ना, वो वर्ल्ड फेमस हो गया। ठीक है, मुझे अमेरिका से भी ऑर्डर आ रहे हैं, मुझे दुबई से भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, मुझे हर जगह से ऑर्डर आ रहे हैं मेरे केचप के लिए, और मैं उसको एक्सपोर्ट कर रही हूँ भर भर के। तो वहाँ से जो कमाई आएगी वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। मैं बहुत बढ़िया पढ़ा रही हूँ, मेरे को जो है बाहर के भी स्कूल्स में, आप मान लो बाहर के बड़े बड़े जो बच्चे हैं वो मेरे को कह रहे हैं कि दीदी हमें पढ़ाओ, और मैं वहाँ के बच्चों को भी पढ़ाना शुरू करा दूँ। वहाँ से मेरे को डॉलर्स में पेमेंट आ रही है, वो क्या हो गई? मेरी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मैंने सर्विस दी, पढ़ाया, उसके बदले मुझे पैसे मिले। मैंने केचप बेची अपनी फैक्ट्री की, उसके बदले मुझे पैसे मिले। तो जो भी पैसा हम बाहर के देशों को कोई गुड एक्सपोर्ट करके या कोई सर्विस एक्सपोर्ट करके कमाते हैं, वो आता है हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में। ठीक है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डायरेक्टली आपको एग्जाम में गिवन होगी कई बारी। तो आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करोगे? डोमेस्टिक प्रोडक्ट में माइनस कर दोगे, तो आप नेशनल प्रोडक्ट पे आ जाओगे। जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक मतलब सुनो, डोमेस्टिक की बात हो रही है, खाली कंट्री के अंदर अंदर की बात हो रही है। डोमेस्टिक मतलब क्या हुआ? मैंने कहा ना, डोमेस्टिक मतलब क्या था? डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब क्या समझे आप? जो
मांजरा कंट्री के अंदर अंदर चल रहा है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इसलिए NFIA ऐड नहीं होता। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम NFIA यानी कि जो फैक्टर इनकम बाहर से कमाई गई है उसे इंक्लूड नहीं करते। बट जब हम नेशनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, पूरे नेशन की प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो नेशनल इनकम में हम जो है NFIA इंक्लूड करते हैं। और यहीं पे तुम्हारा सेकेंड रिलेटेड एग्रीगेट में जाने का तरीका समझ में आ गया। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में NFIA इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि डोमेस्टिक घर घर की बात हो रही है, बाहर वाली इनकम छोड़ो, अभी घर घर की इनकम की बात हो रही है इसमें। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नेशनल वो NFIA आपका इंक्लूड नहीं होता, नेशनल इनकम में NFIA इंक्लूड होगा। तो सब इरेज करके, जैसे हमने वो समझा था ना ग्रॉस से डेप्थ में जाने वाला जो कॉन्सेप्ट समझा था, वैसे ही तो ये चीज़ मैं तुम्हें यहाँ से भी दिखा देती हूँ, जो मैंने यहाँ पे आपको ये दिखाया था। यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स का ना शॉर्ट फॉर्म बन रखा है, ये देखो। तो इसलिए जब हमें नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाना होगा तो हम NFIA को माइनस कर देंगे, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे जाना होगा तो NFIA को प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट में NFIA इंक्लूड नहीं होता है। तो दैट मीन्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट डज नॉट इंक्लूड, ये लिख लो, और क्या है NFIA कितना है? नेट फैक्टर इनकम, मेहनत की इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दूसरे देशों से जो कमाई है। बट जो नेशनल प्रोडक्ट होता है इट इंक्लूड्स NFIA, इसमें इंक्लूडेड होता है। तो इसलिए आप फॉर्मूला बनाते हैं। तो अगर हमें DP से अगर NP पे जाना होगा तो क्या करेंगे? DP के अंदर तो इंक्लूडेड ही नहीं है ना NFIA, तो DP में अगर हम NFIA इंक्लूड कर देंगे तो हम नेशनल प्रोडक्ट पे आ जाएंगे। वहीं पे अगर हमें NP यानी कि नेशनल प्रोडक्ट से अगर हमें DP पे आना होगा तो क्या करेंगे? तब हम NP से DP पे आना, तो मतलब DP पे तो भैया नेशनल NFIA इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो इसमें से अगर माइनस कर देंगे NFIA तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे आ जाएंगे। समझ गए जी? इसको सिंपल देखो, डोमेस्टिक मतलब घर घर की बात हो रही है, तो नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड तो मतलब बाहर की इनकम है, तो इसलिए डोमेस्टिक इनकम में डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम NFIA इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। और नेशनल प्रोडक्ट सब पूरे के पूरे देश की बात हो रही है, हर चीज़ को कंसिडर करेंगे तो इसमें NFIA इंक्लूडेड होता है, ठीक है। अब ये NFIA भी कई बार डायरेक्टली गिवन नहीं होता, उसको निकालने के लिए दो बच्चों से मिलना पड़ता है, फीफा और फीटा। क्या है फीफा फीटा जानते हैं? अब NFIA निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि NFIA भाई साहब भी ना कभी कभी हमें दे नहीं रखे होते डायरेक्टली, इसके दो बच्चे दे रखे होते हैं, इनमें से निकालना होता है। कौन होते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये जो मैंने पहले रीड करा था ना, फैक्टर इनकम अर्न बाय रेजिडेंट्स इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट्स इन आर डोमेस्टिक टेरिटरी होता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ओके, तो NFIA कैसे निकलता है? फीफा माइनस फीटा। फीफा क्या हुआ? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीटा होता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फीफा मतलब जो हमने कमाया बाहर के देश से, फीटा होता है जो दूसरे देशों ने हमारे देश से कमाया होता है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। बट NFIA जब हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? फीफा माइनस फीटा। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा फीफा फीटा, और आपको ढूंढने को अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे जाने को आएगा तो तुम कहोगे अरे NFIA तो गिवन ही नहीं है, तो फीफा और फीटा से आप पता लगा सकते हो। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIA पे नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा, और इससे उल्टा कर दोगे NFIA माइनस जो है अगर आप कर दोगे नेशनल प्रोडक्ट तो आपका आ जाएगा अपना डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला समझ गए अब आप? क्यों नहीं करते हम NFIA डोमेस्टिक प्रोडक्ट में? क्योंकि तब हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहे हैं। हम ये चेक कर लो, अब एक ना क्वेश्चन करते हैं तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। डोमेस्टिक इनकम, फाइंड डोमेस्टिक इनकम इफ नेशनल इनकम इज, या फिर आप क्या गिवन है 850 करोड़। डोमेस्टिक इनकम गिवन है हमें नहीं गिवन है, नेशनल इनकम गिवन है 850 करोड़, और NFIA गिवन है 30 करोड़। चलो निकालते हैं। तो भाई डोमेस्टिक इनकम कितनी गिवन है? पता नहीं जी दीदी, यही तो पूछा है। बट हमें फॉर्मूला पता है कि अगर हमें डोमेस्टिक को ढूंढना हो तो हम नेशनल में से NFIA माइनस कर देंगे तो हम डोमेस्टिक पे पहुंच जाएंगे। तो डोमेस्टिक नहीं पता, नेशनल तो पता है 850 करोड़ है, NFIA 30 करोड़ पता है। तो डोमेस्टिक इनकम कितनी आ गई? डोमेस्टिक इनकम कितनी आ गई? बताओ जल्दी, कितनी आ जाएगी? 850 में से 30 माइनस करें, 820 करोड़ डोमेस्टिक इनकम आपकी आ गई जी। समझ गए? तो डोमेस्टिक इनकम समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड नेशनल इनकम इफ डोमेस्टिक इनकम इज 700 करोड़। डोमेस्टिक इनकम गिवन है 700 करोड़, ठीक है। फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम रेजिडेंट फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि फीफा गिवन है आपको 50 करोड़।
फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट्स इन आर डोमेस्टिक टेरिटरी, फीटा गिवन है आपको 20 करोड़। अब यहाँ पे NFIA नहीं गिवन, एंड यू हैव टू फाइंड नेशनल इनकम। तो आपको पता है नेशनल प्रोडक्ट पे जाने के लिए हमें क्या करना था, नेशनल प्रोडक्ट पे जाने के लिए या नेशनल इनकम में जाने के लिए हम डोमेस्टिक प्लस NFIA कर देंगे। और ये पर NFIA तो गिवन ही नहीं है, कैसे जाए NFIA पे, तो NFIA नहीं गिवन तो क्या हुआ, फीफा और फीटा तो गिवन है, एंड वी नो NFIA इज इक्वल टू फीफा माइनस फीटा। तो क्या करेंगे हम, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 700 करोड़ प्लस फीफा माइनस फीटा कर देंगे। फीफा कितना है 50 करोड़, फीटा कितना है 20 करोड़, तो ये आ गया आपका यहाँ पे 700 प्लस 30 करोड़, ठीक है। तो हमारी नेशनल इनकम कितनी आ गई, 730 करोड़। समझ गए। तो कई बार ऐसा होगा आपको फीफा फीटा गिवन होगा, NFIA नहीं गिवन होगा, तो भी आप इस एग्जाम्पल से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है जी। समझ में आ गया। अब एक फाइनल डिफरेंस चेक कर लो नेशनल इनकम का और डोमेस्टिक इनकम का। वैसे इतना पूछा नहीं जाता बट फिर भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। डोमेस्टिक इनकम क्या है, इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, यहाँ पे जो है बाय रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स, ठीक है। नेशनल इनकम इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नेशनल जो है हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन नेशनल इनकम की आ गई। डोमेस्टिक इनकम डज नॉट इंक्लूड NFIA, एंड जो हमारी नेशनल इनकम है इट इंक्लूड्स NFIA, ठीक है। आप समझ में आ गया, आपको सारा समझ में आ गया। अब आप DP से NP पे जाना भी सीख गए हैं। अब आएंगे हम FC और MP पे, वो जो हमने अपने रिलेटेड एग्रीगेट में छोटे छोटे नीचे मेंशन नहीं करे थे, उन पे आएंगे हम अब, ठीक है। अब तुम्हें पता चल गया GG NN NN DP NP का आप इनको जान चुके, बट वो जो नीचे MP और FC लिखवाया था आप उन्हें जानते हैं। तो अब ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हमें डेप्रिसिएशन ने मदद करी, DP से NP पे जाने के लिए हमें NFIA ने मदद करी थी। तो भाई अगर हमें MP इज मार्केट प्राइस, इससे अगर FC यानी कि फैक्टर कॉस्ट, इसको मैं फैक्ट्री कॉस्ट कई बार कह देती हूँ, फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हमें क्या मदद करता है, या हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हेल्प करते हैं। BOP चैप्टर में इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में पढ़ोगे, तो जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जहाँ पे भी नेट वर्ड आता है ना कहीं माइनस होगा, ठीक है। तो जहाँ पे भी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें चाहिए होंगे, ज़रूरत पड़ेंगे MP से FC में जाने के लिए और FC से MP पे जाने के लिए। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हो गए हमारे, वो कैसे निकालते हैं ये जानते हैं, ठीक है। तो MP क्या होता है, सबसे पहले ये समझो, मार्केट प्राइस। तुमने लेस का पैकेट चिप्स का लिया 20 रुपए का, दुकान वाले भैया से जाके 20 रुपए का चिप्स का पैकेट, उसके पीछे मोड़ के देखना, उसमें लिखा होगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। अभी चेक कर लो, कोई भी चिप्स का पैकेट ले आओ, कोई भी प्रोडक्ट इफ़ यू विल परचेज इट, उसके पीछे जब उसका आप प्राइस देखोगे तो इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा होता है। तो MP में जो है ना इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो इंक्लूडेड होता है, प्लस होता है, ठीक है। बट जो हमारा FC होता है, FC को मान लो आप फैक्टर कॉस्ट जो होता है, इसको मैं क्या कह देती हूँ, फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। अब वहीं पे तुम्हें ना कोई फैक्ट्री मिल गई, वहाँ चिप्स बन रहा है लेस का, अगर तुम वहाँ से खरीदोगे तो वहाँ फैक्ट्री में उसकी कॉस्ट 20 रुपये नहीं होगी, उसकी कॉस्ट होगी 5 रुपये कम होगी। समझ लो 15 रुपये का वहाँ पे चिप्स मिल रहा होगा। तुम डायरेक्ट फैक्ट्री से जाके लोगे तो शायद वो फैक्ट्री वाले तुम्हारे को चिप्स कितने का दे दे, 15 रुपये का दे दे। क्यों दे देंगे 15 रुपये का, क्योंकि तब उसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड नहीं होंगे। अब इसको लेस के चिप्स से एग्जाम्पल नहीं लेते, इसको एक जैकेट से एग्जाम्पल लेते। एक जैकेट है, ठीक है, वो 2000 रुपये की बिक रही है। मेरी फर्म है, जैकेट बन रही कंपनी है, जैकेटें बनाती हूँ मैं बढ़िया, ठीक है। 2000 रुपये की मेरी जैकेट मार्केट में बिकती है, ठीक है। तो तुम अगर किसी शोरूम से जाके मेरी जैकेट खरीदोगे, मेरे ब्रांड की जैकेट खरीदोगे, तो वो तुम्हें कितने की मिल रही है, 2000 की मिल रही है। इट इज़ इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, इसमें NIT इंक्लूडेड है। वहीं पे तुम अगर मेरे फैक्ट्री पे आ गए, तो मेरी फैक्ट्री पे आए, देखना है मेरी फैक्ट्री कैसी हो, तुमने कहा दीदी ये जैकेट अच्छी लग रही है, ये हम ले जाए, तो मेरे पास होगी चांस कि मैं तुम्हें वो सस्ते में दे दूँ। मैं कहूँगी अरे कोई नहीं, तुम तो मेरे बड़े प्यारे प्यारे स्टूडेंट हो, तुम इसको ले जाओ 1500 में, तुम इसे 1500 में ले जाओ। अब मैंने 500 रुपये सस्ती क्यों दी, क्योंकि वो जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स तुम्हें मार्केट में लग के मिल रहा था, मैंने वो इंक्लूड नहीं करा। इनडायरेक्ट टैक्स हम खुद नहीं भरते, इनडायरेक्ट टैक्स दूसरों से भरवाया जाता है। तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हें इनडायरेक्ट टैक्स के नेट इनडायरेक्ट टैक्स हटा के देती हूँ, तुम इसे 1500 में ले जाओ। तो फैक्ट्री कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस
के बिना मैंने तुम्हें वो दे दिया, मैंने क्या कहा, तुम बिना जो है इनडायरेक्ट टैक्स पे करे 500 रुपये कम में 1500 में तुम्हें मैंने प्रोडक्ट दे दिया, ठीक है। तो आप समझ गए नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जो आप लेस का पैकेट खरीदते हो बाजार से उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लिखा होता है, और अगर वही फैक्ट्री से खरीदोगे तो वो कुछ सस्ता मिलेगा, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं। अगर हमें एमपी में जो है माइनस कर देंगे एनआईटी तो हम फैक्ट्री कॉस्ट पे आ जाएंगे। जैसे 2000 की जैकेट है मेरी, उसकी ब्रांड की, ठीक है, उसमें से मैंने 500 रुपये का टैक्स हटा के तो मैं फैक्ट्री कॉस्ट पे दे दी 1500 की, मैंने तुम्हें वो बेच दी, ठीक है जी। मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन ने मैंने डिस्काउंट कर दिया इतना, क्यों, ठीक है, टैक्स मेरे को इतने की पड़ी थी, मैंने इतने की दे दी। फैक्टर कॉस्ट पे मेरे को 1500 की पड़ती है, मैंने आपको दे दी, ठीक है। अब फैक्ट्री कॉस्ट पे मेरी जैकेट पड़ रही है 1500 की मेरे को, बट जब वो बाजार में बिकने जाएगी तो उसमें एनआईटी प्लस होगा, ठीक है। एनआईटी कितना है, 500 है एनआईटी, तो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी बन गई, मेरी जैकेट की मार्केट वैल्यू बन गई 2000 रुपये। तो इसका अगर फॉर्मूला सिंपल अगर हम वैसे बनाएंगे तो अगर आप एमपी से एफसी में जाएंगे, एमपी से एफसी में जाएंगे एनआईटी को घटा देंगे, एफसी से एमपी में जाएंगे एनआईटी बढ़ाएंगे, सिंपल। एमपी में से एनआईटी माइनस कर दोगे तो एफसी पे पहुंच जाओगे, एफसी में एनआईटी प्लस कर दोगे तो एमपी पे पहुंच जाओगे। दैट्स इट गाइस, समझ गए तुम रिलेटेड एग्रीगेट्स। अब अगर तुम्हें मैं एक एग्जांपल दूं, तुम्हें जीडीपी एमपी से जीडीपी एफसी पे जाना है तो तुम बहुत आसान तरीके से ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। इनफैक्ट एनडीपी एमपी से एनपी एफसी पे जाने को कह दूँ तो भी कर सकते हो, फिर एनएफआईए को भी लगा दोगे तुम। तो न्यूमेरिकल्स की भी एक अलग वीडियो आएगी, यहाँ पे सिंपल अभी एमपी टू एफसी का एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। अब जो ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ये भी कई बार ना डायरेक्टली गिवन नहीं होते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकालते हैं हम, छुपे हुए आ जाते हैं कई बार। ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल्स टू एनआईटी इज इक्वल्स टू होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इसका ये फॉर्मूला होता है। इनडायरेक्ट टैक्स आपको पता है ना, जैसे जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, काफ़ी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे काफ़ी प्रोडक्ट्स पे लगते हैं। तो अगर आपको एनआईटी निकालना हो और एक डायरेक्टली एग्जाम में गिवन ना हो तो क्या होता है, उसका फॉर्मूला इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। सब्सिडीज क्या होती है, जैसे सिलेंडर पे मिलती है, देखा कभी कभी सिलेंडर बहुत महंगा हो जाता है, 1200 का हो गया, जो है इतना महंगा हो गया, तो नॉर्मल हाउस होल्ड भी उसे अफोर्ड नहीं कर पाते, तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ पैसा देती है कि 300-400 रुपये गवर्नमेंट पे कर दिया, हमारे को सिलेंडर पड़ गया 1000 का मान लो या 800 का मान लो, हमें पड़ गया, ठीक है। तो सब्सिडीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको एमपी पूछा जाएगा, एमपी बताओ क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए 200 रुपये, सब्सिडी हो गई 50 रुपये, ठीक है, और फैक्ट्री कॉस्ट है 600 रुपये। फाइंड द मार्केट प्राइस। तो हमें पता है भैया फैक्ट्री कॉस्ट से अगर हमें मार्केट प्राइस पे जाना है तो फैक्ट्री कॉस्ट में हम एनआईटी मिला देंगे तो हम मार्केट प्राइस पे आ जाएंगे। तो हमने क्या करा, हमने करा 600 रुपये प्लस एनआईटी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस, तो 200 माइनस 50, ठीक है, इज इक्वल टू एमपी। तो क्या आया, 600 प्लस 200 माइनस 50 कितना हो गया, 150 इज इक्वल टू एमपी। तो एमपी कितना आ गया, 600, 700, 750 हमारा एमपी आ गया। समझ गए जी, समझ गए बिल्कुल पक्के से। एक बार दोबारा लिख लो इसको, यहाँ से चेक कर लो। अब ये वाली फ़ोटो स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो, ये तो मुझे बहुत बढ़िया एक पीडीएफ में से दिखा तो मैंने इसे यहाँ इंक्लूड कर दिया कि ये आपको ना इसको स्क्रीनशॉट लगा लेना इको के पेपर से पहले हमने मोबाइल पे इस इंपॉर्टेंट कन्वर्जन को। मार्केट प्राइस में से एनआईटी घटाओगे तो फैक्ट्री कॉस्ट पे आ जाओगे, फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी मिलाओगे तो मार्केट प्राइस। इसका स्क्रीनशॉट क्लिक करो, इसे लगाना वॉलपेपर पे, ईगो के पेपर के समय पे फ़ोन पे, सब आ जाएगा, सारे न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया से सॉल्व करोगे, ठीक है। ये 7 में आ गया अब आपको। अब आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, ये वाला कन्वर्जन वाला। अब आते हैं वही नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। अब मैं आपको बताऊंगी मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, जो है हमारे इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। नेशनल इनकम क्या है भाई, अब ये सुन लो, नेशनल इनकम क्या है, एनएनपीएफसी। नेशनल इनकम क्या है, एनएनपीएफसी। तो अब मैं आपको सिखाऊंगी ये एनएनपीएफसी को इनकम मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे, वैल्यू एडेड मेथड से कैसे। सो अब बस हमारा लास्ट टॉपिक बचा ये चैप्टर का, फिर चैप्टर कंप्लीट। तो चलो पढ़ते हैं। गाइस नाउ हम आ गए हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे इस एंटायर चैप्टर के। फाइनली अब तुम अलग अलग मेथड से नेशनल इनकम निकालना सीखोगे जो बहुत ही बढ़िया लगेगा तुम्हारे को, ठीक है।
इनकम मेथड से सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी, फिर आपको सिखाऊंगी एक्सपेंडिचर मेथड से, लास्ट में वैल्यू एडेड मेथड से। देखो काम तो एक ही करना है, एनएनपीएफसी यानी कि नेशनल इनकम को ढूंढना है, बट नेशनल इनकम को ढूंढने के 3 तरीके हैं इनकम मेथड। जैसे कि देखो अब तुम्हें पूरे नेशन की इनकम कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए तुम क्या लगा सकते हो, इनकम मेथड लगा सकते हो कि भाई पूरे देश में जितनी भी कमाई हुई है भाई उसको प्लस कर दो, इनकम मेथड बन गया, आ गई इनकम। ठीक है। दूसरा या ये जान लो पूरे देश में कितना खर्चा हुआ है, भाई खर्चा तो तभी हुआ होगा ना जब इनकम आई होगी, तो जितना भी खर्चा पूरे देश का हुआ है 1 साल के अंदर उसको ऐड कर दो तो भी नेशनल इनकम आ जाएगी। या फिर वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है, जो गुड्स प्रोड्यूस हुए होते हैं उनकी वैल्यू जानी होती है, तो ये देख लो कितना वैल्यू ऐड करके जितने भी गुड्स प्रोड्यूस है उनकी वैल्यू जान लो तो भी नेशनल इनकम पता चल जाएगी। तो नेशनल इनकम को जानने के तीनों फेजेस में आज हम पढ़ेंगे। दैट नेशनल इनकम खर्चा करके भी सारा का सारा खर्चा जोड़ दो, जितना खर्चा हुआ है पूरे देश का हमारा तो भी नेशनल इनकम आ जाएगी। वैल्यू एडिशन जितना हुआ है देश के उसमें जो है जीडीपी में वो कैलकुलेट कर लो तो भी आ जाएगा। और अगर आप वो कर दोगे सारे की सारी इनकम कैलकुलेट कर लोगे, नेशनल इनकम क्या इनकम ना, तो सबसे पहले इसलिए इनकम मेथड से पढ़ा रही हूँ। सारी इनकम कर लो, गवर्नमेंट की इनकम कितनी हुई, तुम्हारी मेरे जैसे नॉर्मल पीपल की इनकम कितनी हुई, फर्म्स की इनकम कितनी हुई, जिसने जो कमाई करी है सबको प्लस कर दो, आगे नेशनल इनकम। तो सिंपल यही है नेशनल इनकम। ठीक है, तो इनकम मेथड से जानते हैं। इनकम मेथड इज अ मेथड टू कैलकुलेट फैक्टर इनकम ऑफ रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। यानी कि ये वो मेथड है जहाँ पे हम नेशनल इनकम जानते हैं, हर एक इंसान की जो भी हमारी कंट्री में रह रहा है नॉर्मल रेजिडेंस की इनकम को जानने का तरीका होता है नेशनल इनकम का इनकम मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले इनकम मेथड से चले गए, समझ गए। अब इनकम मेथड जब हम सबकी इनकम जोड़ लेते तो ऐसे नहीं है डायरेक्ट इनकम पता चलती है, नहीं, जब हम सारे ही सेक्टर्स की जिसने भी कमाई करी है हमारे देश में रह के उसे जोड़ते हैं तो हमारे पास एनडीपीएफसी आता है। एनडीपीएफसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये निकल के आता है आपको, तो ये आज चीज लर्न कर लो, यू हैव टू लर्न दिस। कमेंट सेक्शन में लिखो इनकम मेथड से हम कैलकुलेट कर पाते हैं एनडीपीएफसी। एंड एनडीपीएफसी से जो है मेरे भाई बहनों को, मेरे स्टूडेंट्स को एनएनपीएफसी पे जाने में कोई वक्त नहीं लगने वाला है, क्योंकि उन्हें पता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एनएफआई इंक्लूड नहीं होता। तो अगर हम एनडीपीएफसी में एनएफआई इंक्लूड कर देंगे तो आप एनएनपीएफसी नेशनल इनकम पे पहुंच जाओगे, समझ गए। बट ये एनडीपीएफसी कैसे ढूंढना है ये देखो, तो हमारी जो है इनकम मेथड से हम क्या जानते हैं, एनडीपीएफसी यानी कि डोमेस्टिक इनकम जो है वो जानते हैं। फिर उस डोमेस्टिक इनकम में हम एनएफआईए प्लस करके नेशनल इनकम पे पहुंच जाते हैं। अब डोमेस्टिक इनकम क्या, देश में रहने वालों की इनकम, देश में कौन कौन रह रहे हैं, मैं रह रही हूँ, तुम रह रहे हो, बहुत सारे लोग रह रहे हैं, उन सब की इनकम जानेंगे हम इनकम मेथड में। इनकम जनरेट करने की सोर्सेज क्या क्या है, सबसे पहली सोर्स हो गई एम्प्लॉय बन जाओ। मेरी केचप की फैक्ट्री है, उसकी कंपनी भी मैंने खोल रखी है, उसके बहुत सारे स्टोर्स भी है केचप के, वहाँ आके आप एम्प्लॉय बन जाओ। आप किसी बड़ी से बड़ी कंपनी में जाके एम्प्लॉय बन रहे हो। पहला तरीका हमारी अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी अच्छी जॉब लो, अच्छी अच्छी डिग्री लो, फिर जाके आप एम्प्लॉय बन जाओ कहीं पे जाके, वहाँ पे जाके आप जॉब करो। तो पहला तरीका होता है हमारी कंट्री में इनकम कमाने का पहला तरीका क्या है, जॉब करना। तो जॉब जब आप करते हो तो आप बन जाते हो एम्प्लॉय। तो सबसे पहले इनकम मेथड में हम क्या देखते हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इनकम मेथड में सबसे पहले क्या प्लस करा जाता है, देखो ये 3 चीजें प्लस करके ना इनकम मेथड आ जाता है हमारा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड करोगे आप तो आपके पास एनडीपीएफसी आ जाएगा। ठीक है, और एनडीपीएफसी में एनएफआईए जोड़ दोगे तो आपके पास एनएनपीएफसी आ जाएगा। बट मामला इतना सरल नहीं रहता है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट सीओई नहीं दिया होता, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया होता, डायरेक्ट ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया होता, वो हमें खोजना होता है, तो हमें इनके पार्ट भी समझने पड़ेंगे। तो सबसे पहले कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या क्या आता है, यानी कि एम्प्लॉयज को किस तरीके से जो है पैसा मिलता है। तो सबसे पहले तो एम्प्लॉयज को वेजेस एंड सैलरीज इन कैश मिलती है। अब कोई लेबर भी हो सकते हैं, कोई लेबर है किसी के यहाँ पे जाके, जैसे मेरा खेत है वहाँ पे टमाटर उगवा रही हूँ मैं केचप के लिए अपने, तो वहाँ पे कोई लेबर आ रही है, फार्मर्स आ रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, तो मैं उन्हें क्या दूंगी, वेजेस दूंगी मैं उनको। ठीक है, तो भाई क्या है कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज में सबसे पहले आता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, कि भाई तुम मेरी केचप फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो मैंने तुम्हें पैसे दे दिए, कैश में तुम्हारी सैलरी पे कर दी। ठीक है, या फिर तो मेरे केचप वाली कंपनी जो है उसकी जहाँ पे वो पूरी ब्रांडिंग वगैरह हो रही है वहाँ पे तुम काम करो, तुम मेरा एम्प्लॉय हो, मैंने तुम्हें सैलरी दी महीने की 20,000 30,000 50,000, वो तुम्हारी सैलरी हो गई कैश। तो सबसे पहले कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश।
उसके साथ में आता है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। काइंड क्या होता है, कई बार ना जो कंपनीज होती हैं वो काइंड में भी पेमेंट करती है, जैसे कुछ टेलीफोन के बिल्स भर देती है कंपनी अपनी तरफ से, ठीक है, कुछ बोनस दे दिया, कुछ गिफ्ट दे दिए, किसी दिन हमारी जितने भी ऑस्पिशियल फेस्टिवल्स होते हैं काइंड में पेमेंट करी, पैसा नहीं दिया, कुछ बेनिफिट दे दिए, तो वो वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। जैसे मेरा बहुत अच्छी, हमारी केचप फैक्ट्री बहुत बढ़िया चलने लग गई, तो मैंने खुश होकर सारे के सारे उनको क्या दिया, उनको गिफ्ट में मैंने उनको जो है एक एक गाड़ी दे दी, समझ लो, तो वो हो गई काइंड की पेमेंट, ठीक है। या फिर मैंने उनको गिफ्ट में कुछ पैसे दे दिए, ठीक है, तो वो हो गई वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट कैसे कमाई होती है, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू SSC, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। सोशल सिक्योरिटी जैसे आपने ना प्रोविडेंट फंड होता है, जिसमें जो सैलरी होती है ना, जब सैलरी मिलनी होती है एक एम्प्लॉय को, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो वो जो है ना आपकी सैलरी में से, जैसे तुम्हारी सैलरी है 50,000, तो आपको डायरेक्ट 50,000 नहीं मिली, आपको कट के मिली 40,000। क्यों? क्योंकि वो 10,000 रुपये आपकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में अपनी कंपनी ने जमा करा दी कि जब आप रिटायर हो गए या जब आपको ज़रूरत हो आप इस स्कीम से ले सकते हो, ठीक है। तो भाई क्या होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के पार्ट, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, या फिर पेंशन ऑन रिटायरमेंट वाली जितनी भी स्कीम्स होती है उसमें जो पैसा डाला जाता है वो बना के हमारा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ बनता है। तो एग्जाम में कभी भी डायरेक्टली कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ न्यूमेरिकल जब आपको सॉल्व करने को आएगा नहीं लिखा होगा, तो मैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ढूंढने के लिए क्या क्या ढूंढना है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश ढूंढोगे, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड ढूंढने के लिए कभी को मैं टेलीफोन बिल लिखा सकता है, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये कोई बिल विल गिवन हो कि जो कंपनी अपनी तरफ से पे कर दे तुम्हारे लिए, तुम्हारे आने जाने का खर्चा, जो कैब का खर्चा है, जो पेट्रोल का खर्चा है, वो कंपनी ने दे दिया, तो वो क्या होगा, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड में आ जाएगा, वो कि तुम्हारा बिल कंपनी ने पे कर दिया। फिर एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, तुम्हारे लिए जो जो हमारे पोस्ट ऑफिस में, बैंक में अलग अलग स्कीम चलती रहती है, उसमें आपकी कंपनी ने अपनी तरफ से कहा भैया इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करो, ज़रूरी है। एंड पेंशन वाली जो स्कीम्स है उस पर हो गया, तो इन सबको प्लस कर दोगे, COE आ जाएगा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो सबसे पहला कमाई करने का जरिया हमारी कंट्री में है, आप एम्प्लॉय बन जाओ, जो कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय को मिल रही है, तो कमाई हो गई। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कमाई करने का जरिया है थ्रू ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है प्रॉफिट, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, ये सारों को मिला के बनता है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है जी। अब ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है, जैसे कि प्रॉफिट, प्रॉफिट कौन कमाता है, एंटरप्रेन्योर कमाता है। तो तुम्हारे पास दूसरा तरीका इनकम करने का क्या है, तुम मेरी तरह एंटरप्रेन्योर बन जाओ, मेरी तरह केचप की फैक्ट्री खोलो, मेरी कमाई में प्रॉफिट मिल रहा है मुझे, मैंने प्रॉफिट कमाया। या फिर तुम्हारे पास कोई लैंड है, क्यों कर रहे हैं हम, इनकम क्यों आ रही है, रेंट को इनकम में इंक्रीज क्यों करें, मेरे पास एक लैंड है, मेरे वो बहुत बड़ी ज़मीन पड़ी है, उसे मैंने रेंट पे दे रखा है, उसकी रेंट आ रही है मेरे पास, वो मेरी कमाई हो गई। रॉयल्टी, व्हाट इज रॉयल्टी, मेरा नाम है, मेरी केचप की कंपनी है, मेरी केचप की कंपनी मेरे नाम पे किसी और ने भी अपनी जो है, आप समझ लो मेरे नाम से किसी और ने भी अपने केचप बना के बेचनी शुरू कर दी, बट मेरे नाम से बेचने पे वो मुझे कुछ पैसे दे रहे, तो वो मेरी रॉयल्टी हो गई। जैसे कई बार बुक्स पे रॉयल्टी मिलती है कि आपके नाम पे, जो आपके के पब्लिशर ने, किसी ने आपके नाम पे कोई बुक छापी है तो आपको रॉयल्टी मिलेगी। जैसे वो म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, सारे आपके जो सिंगर्स होते हैं, उनके गाने जब स्पॉटिफाई पे चलते हैं तो उन्हें रॉयल्टी मिलती है, समझ रहे हो, कि उनके गाने उस ऐप पे चल रहे हैं, उन्हें रॉयल्टी मिलेगी, उस चीज़ की रॉयल्टी हो गई। और कैपिटल, आपके पास बहुत सारा पैसा है, एक्स्ट्रा पड़ा है, तुम्हारे पे 20 लाख रुपए बैंक में रखवा दो, जमा करवा दो, इंटरेस्ट मिलेगा उसका। तो नेक्स्ट तरीके हमारे पास इनकम जनरेट करने की क्या है अपनी कंट्री के अंदर, या तो एम्प्लॉय बन जाओ तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मिलेगा, एम्प्लॉय नहीं बनना है, जॉब नहीं करनी, बिजनेसमैन बनना है, एंटरप्रेन्योर बनोगे, प्रॉफिट मिलेगा, लैंड है उसे रेंट पे लगा दो, रेंट मिल जाएगी, रॉयल्टी, बड़े कुछ बहुत बढ़िया काम करो आप, आपको रॉयल्टी मिल सके, कैपिटल है तो उसे जमा करा दो, इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट तरीका क्या होता है, आपका हमारी कंट्री में इनकम कहाँ से जनरेट होती है, नेक्स्ट होती है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि जैसे जो वेंडर्स होते हैं, जैसे सब्जी वाले भैया जो वेंडर्स होते हैं, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, तो उनकी कमाई कैसे आती है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड में उनकी कमाई आ जाती है, ठीक है। ज़्यादातर वेंडर्स की हो गई, इन सब लोगों की मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये डायरेक्टली एग्जाम में गिवन होगा। इन तीनों को आप प्लस कर दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, इन तीनों को प्लस करने पे आपका NDPFC आ जाएगा। तो NDPFC का फॉर्मूला क्या हुआ, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। बट एज आई टोल्ड यू, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कभी सही से नहीं गिवन होगा, छुपावा गिवन होगा, तो आप उन सब चीज़ों को प्लस कर दोगे। ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए आप क्या प्लस कर दोगे,
प्रॉफिट, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, इन सबको जो है आप प्लस कर देंगे एंड मिक्स्ड इनकम टू डायरेक्ट गिवन होगी। ये सब निकालने के बाद आप एनडीपीएफसी पे आ जाओगे एंड एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी पे जाना मेरे भाई बहनों के लिए मुश्किल नहीं है। एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए कर देंगे, एनएनपीएफसी पे आ गए, मतलब इनकम मेथड कंप्लीट, नेशनल इनकम मेथड से निकाली। अब एक बार बुक में दिखाती हूँ, प्रिंटेड नोट्स में दिखाती हूँ, तो मैंने अभी बनाया था ना, खुद से लिखा था, अब प्रिंटेड नोट्स में दिखाती हूँ, तुम उससे रिवीजन कर लेना। ओके गाइस, तो ये देख लो इनकम मेथड निकालने का फॉर्मूला क्या है। इनकम मेथड से एनडीपीएफ से निकलती है। एनडीपीएफ से निकालने के लिए हम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज करते हैं ऐड। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में ऑपरेटिंग सरप्लस ऐड कर देंगे हम, जो होता है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड को हम प्लस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाता है हमारा एनडीपीएफसी। और ये जो ये है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है ये भी हमें पता है। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस इन कैलरीज इन काइंड, जो बिल और बोनस होता है, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एंड पेंशन ऑन रिटायरमेंट, ये सब प्लस करके कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मिलता है। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कर दो, मिक्स्ड इनकम प्लस कर दो, आ जाएगा आपके पास अपना एनडीपी जो है एफसी, और एनडीपीएफसी में एनएफआईए प्लस कर दोगे तो एनएनपीएफसी पे आप आ गए हो। ठीक है, ये कुछ बातें देख लो यहाँ पे। अब प्रॉफिट निकालने का भी जो है फॉर्मूला आपको लर्न करना है। कई बार प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन नहीं होता है पेपर में, तो प्रॉफिट निकालने का ये फॉर्मूला होता है कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड्स प्लस रिटेन अर्निंग्स। तो इसको लिख लो, कमेंट सेक्शन में लिख लो। कई बार एग्जाम में 1 मार्कर में ये पूछा जा सकता है, प्रॉफिट निकालने का तरीका बताओ। कई बार ये ऑपरेटिंग सरप्लस में प्रॉफिट ना गिवन हो और उसकी जगह आपको गिवन हो कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड्स प्लस रिटेन अर्निंग्स, तो इन तीनों को प्लस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो एनडीपीएफसी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला ये रहा, कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज प्लस रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट यानी कि ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, और ये क्या, इसको हम ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। ये जो रेंट, रॉयल्टी आ गया आपका और जो है इंटरेस्ट और प्रॉफिट जो होता है, इसको हम कहते हैं हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, फिर एनएनपीएफसी से जो एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए कर दोगे तो एनएफआईए आ गया, एनएनपीएफसी आ गया, हो गया। ओके, तो ये रहा देखो इनकम मेथड, कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, सेल्फ एम्प्लॉयड से एनडीपीएफसी आएगा प्लस एनएफआईए कर दिया, एनएनपीएफसी पे आप पहुंच गए, पता चल गया। आप पढ़ते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। अब दूसरा तरीका क्या होता है हमारे पास अपना जो है कैलकुलेट करने का नेशनल इनकम थ्रू द एक्सपेंडिचर मेथड। जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पे जीडीपीएमपी आ जाता है। क्या आ जाता है हमारे पास? जीडीपीएमपी, और जीडीपीएमपी से एनएनपीएफसी पे जाना हमें आता है। हमें रिलेटेड एग्रीगेट्स का कन्वर्जन डेप्रीसिएशन, एनआईटी और एनएफआईए की मदद से करना आता है। अब एक्सपेंडिचर मेथड होता क्या है? इट इज अ मेथड विच मेजर्स फाइनल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। जितना भी फाइनल एक्सपेंडिचर होता है फाइनल गुड और सर्विस बनाने के लिए, फाइनल गुड्स, यू रिमेंबर फाइनल गुड्स जो डायरेक्टली कंज्यूम करने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरत होती है, जैसे कि चीनी खरीदी गई बाय हाउस होल्ड, या फिर जो बेकर ने खरीदा ब्रेड बनाने के लिए ओवन। तो जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से फाइनल गुड खरीदा जाता है या फिर कंजम्पशन पर्पज से फाइनल गुड खरीदा जाता है, उस पे जो एक्सपेंडिचर आता है उसको कहते हैं हम फाइनल एक्सपेंडिचर। और इसी फाइनल एक्सपेंडिचर को ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा जीडीपीएमपी, और जीडीपीएमसी से एनएफएफसी में जाना हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। तो भाई फाइनल एक्सपेंडिचर मतलब क्या हुआ? जितना भी खर्चा फाइनल गुड्स पे करा जाता है कंजम्पशन के लिए, चीनी खरीदी, ये खरीदा, वो खरीदा, या फिर जो इन्वेस्टमेंट करी जाती है, वो हम जो है फाइनल एक्सपेंडिचर में कैलकुलेट करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर जो है वो हम कैलकुलेट नहीं करते, तो उसको हम माइनस करेंगे ऑब्वियसली। तो अब फाइनल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला देखो। फाइनल एक्सपेंडिचर किस किस का होता है? देखो, एक्सपेंडिचर खर्चा, एक प्राइवेट लोगों का खर्चा होता है, हर हाउस होल्ड का खर्चा, तुम्हारे घर का 50,000 रुपये महीने का खर्चा होगा, जितने का भी खर्चा होगा एनुअली, जो भी खर्चा होगा। तो सबसे पहले होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा होता है भाई हमारे गवर्नमेंट का भी बहुत खर्चा होता है, गवर्नमेंट हमारे लिए रोड बना रही है, स्कूल बना रही है, कुछ बना रही है, ठीक है। दूसरा होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो 2 टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्लस करेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हम लोगों का खर्चा है, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम प्लस कर देंगे, ठीक है। और अब मैंने आपको बताया कि एक्सपेंडिचर, फाइनल एक्सपेंडिचर में हम क्या देखते हैं? फाइनल गुड्स जो कंजम्पशन के लिए, कंजम्पशन पर्पस के लिए जो एक्सपेंडिचर करा गया होता है वो देखते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए करा गया होता है, ठीक है। इफ़ यू रिमेंबर फाइनल गुड्स गाइज हमें पढ़ाई इसलिए गए थे, ठीक है। मैंने तुम्हें फाइनल गुड्स के एग्जाम्पल में तभी वो बेकरी वाला एग्जाम्पल दिया था। तो फाइनल एक्सपेंडिचर जो होता है वो या तो करा जाता है कंजम्पशन के लिए, यानी कि
खर्चा करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के। या फिर फाइनल एक्सपेंडिचर करा जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे मैंने अपनी फैक्ट्री के लिए मशीन खरीदी, गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करी, गवर्नमेंट ने कोई इंपॉर्टेंट कोई टेक्नोलॉजी खरीदी फॉरेन कंट्री से, तो या तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कंजम्पशन के लिए करा जाता है फाइनल एक्सपेंडिचर, या इन्वेस्टमेंट के लिए। तो कंजम्पशन वाला ऐड कर दिया, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंडिचर भी तो ऐड करना होगा, तो यहाँ पे फिर हम इसमें ऐड करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट का ही दूसरा नाम होता है, इन्वेस्टमेंट का ही दूसरा नाम होता है ये कैपिटल फॉर्मेशन। प्लस कर दिया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। गवर्नमेंट क्या कैपिटल फॉर्म करती है, गवर्नमेंट ने हमारे लिए बिल्डिंग बनाई, रोड बनाई, डैम बनाए, इन्वेस्टमेंट है, ये कैपिटल फॉर्म हो रहा है, हमारा एसेट बिल्ट हो रहा है। बिल्डिंग बनाई तुमने अपने लिए, तुमने अपनी फर्म खोलने के लिए कोई बिल्डिंग बनाई, तो वो तुम्हारा क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट करिए आपने अपने काम के लिए। तो फिर उसमें हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी ऐड कर देते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो पार्ट होते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट दो टाइप की होती है, आई टोल्ड यू द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक जो लैंड पे होगी, कैपिटल पे, वो मशीनरी पे होगी, और एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे मेरी केचप की फैक्ट्री की एक तो इन्वेस्टमेंट मेरी होगी जो मैंने बिल्डिंग बनाई है, जो मैंने मशीनें खरीदी है। एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होगी डेली बेसिस की, जो मैं उस पर करती हूँ रॉ मटेरियल पे, कि भैया ये टमाटर मंगाऊंगी, ये करूँगी, वो करूँगी। तो ये हो गया आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और उसमें हम ऐड कर देते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। प्लस आपका खर्चा कहाँ होता है, नेट एक्सपोर्ट्स पे खर्चा होता है आपका। नेट एक्सपोर्ट्स निकालने का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। ये करने पे हमारा जीडीपीएमपी आ जाता है, और जीडीपीएमपी से एनएनपीएफसी पे जाना हमें पता है। जीडीपीएमपी से एनएनपीएफसी पे जाना हो तो पहले जीडीपीएमपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, एनडीपीएमपी पे आ गए, एनडीपीएमपी पर एनएफआईए लगाएंगे तो एनएनपीएमपी आ गया, और मार्केट प्राइस से फैक्ट्री कॉस्ट में जाने के लिए माइनस एनआईटी कर दिया, एनएनपीएफसी आ गया। ठीक है, तो इसमें अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है, आपको इसमें क्या ढूंढते हो, एक्सपेंडिचर मेथड से आप ढूंढ कर लाते हो जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी में क्या करना है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल भी आती है और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी आती है, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स निकालने का फॉर्मूला एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। ये कर दोगे जीडीपीएमपी आ जाएगा, उससे एनएनपीएफसी में जाना हमें आता है। अब इसको एक बार बुक में से देख लेते हैं। ओके, सो व्हाट इज द मेथड टू कैलकुलेट द एक्सपेंडिचर, जो है एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है। तो एक्सपेंडिचर मेथड पे सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है ये एग्जाम में डायरेक्टली नहीं गिवन होता है, ये दो पार्ट में गिवन होता है, या तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा। फिर करोगे प्लस नेक्स्ट एक्सपोर्ट्स, कई बार ये डायरेक्टली गिवन नहीं होते, तो नेट एक्सपोर्ट्स निकालने का फॉर्मूला एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। ये निकालते ही आप जीडीपीएमपी पे आ जाते हो, एंड जीडीपीएमपी से एनडीपीएमपी पे जाना हमें आता है, माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी एंड प्लस एनएफआई। ये करते ही हम एनएनपीएफसी पे पहुंच जाएंगे। सो दिस इज द एक्सपेंडिचर मेथड। अब बचता है हमारा आखिरी मेथड जो है वैल्यू एडेड मेथड। तो चलते हैं हम वैल्यू एडेड मेथड की तरफ। तो देखो वैल्यू एडेड मेथड में क्या निकल के आता है, वैल्यू एडेड मेथड में हम जीवीएएमपी मिलता है हमारे को, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, और ये जीवीएमपी इज इक्वल टू जीडीपीएमपी होता है। ये ट्रिक है, पहले ही बता रही हूँ। तो वैल्यू एडेड मेथड में व्हाट डू वी कैलकुलेट, द मेथड इज यूज्ड टू मेजर नेशनल इनकम इन डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोडक्शन। एवरी एंटरप्राइज adds value to production which it purchase as intermediate good। जैसे फार्मर के पास तो उसका वो था, टमाटर थे उसके पास में, टमाटर मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड थे, बट मैंने उससे केचप बनाई तो केचप मेरा फाइनल गुड बना। शॉपकीपर के पास आई केचप, तो केचप को उसने इंटरमीडिएट गुड माना, उस पर कुछ वो लगाया, पैसे लगाए, प्रॉफिट अपना कमा के फिर उसने वो बेची। तो भाई जब भी जो है वैल्यू एडिशन होता है इंटरमीडिएट गुड पे, तो उसको हम जो है वैल्यू एडेड मेथड में कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू एडेड मेथड से क्या निकल के आता है, जीवीएएमपी। ये लर्न कर लो इसको। वैल्यू एडेड मेथड से क्या निकल के आता है, जीवीएमपी, और जीवीएमपी इज इक्वल टू जीडीपीएमपी होता है। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का मतलब ही जीडीपीएमपी है, और जीडीपीएमपी से एनएनपीएफसी पे जाना हमें बहुत अच्छे से आता है। तो जीवीएमपी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले आप फॉर्मूला में लिखोगे वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि मेरी केचप मुझे जितने की पड़ी उसमें से जो मेरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन था उसको मैंने माइनस कर देना है।
ठीक है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट भी डायरेक्टली गिवन नहीं होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए कई बार गिवन होती है आपको सेल्स और चेंज इन स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक कर देते हैं। सेल्स मतलब जितनी सेल हुई मेरे केचप की, चेंज इन स्टॉक ऐसा हो सकता है कि जितनी केचप मैंने एक महीने में बनाई हूँ वो सारी ना बिके, कुछ मेरे पास पड़ी हो स्टॉक में, तो चेंज इन स्टॉक ये होता है, ठीक है। तो जीवीएमपी निकालने का मेथड क्या है, जीवीएमपी निकालने का मेथड है वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसको हम कहते हैं वीओपी, प्लस जो है माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वीओपी इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। जब आप सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करोगे तो आपके यहाँ वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। इसमें से आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करना होता है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करने के लिए भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन का भी एक फॉर्मूला आता है हमारे पास, अगर गिवन ना हो तो, डोमेस्टिक सेल्स प्लस इम्पोर्ट।